U77 हिंदी अध्याय 761 अध्याय 578 मानव तस्कर _4। बॉस, इस बच्चे को साथ क्यों लाए? वह फॉर्मेशन जानता है और कीमत भी अच्छी है। एक साधक ने कहा, उसकी आध्यात्मिक जड़ बहुत कमजोर है, थोड़ी बेकार है। बॉस जियांग ने कहा, तुम्हें क्या पता, एक ही प्रतिभा 100 खामियों को ढक सकती है। फॉर्मेशन जानना ही काफी है। हम किसी संप्रदाय के लिए चुन चुनकर काम नहीं कर रहे हैं। आने से पहले सज्जनों ने गणना की, हमें कोई अनावश्यक जटिलता जोड़ने की अनुमति नहीं दी। किसी ने अपनी चिंता व्यक्त की। ... सिर्फ इस एक सौदे से कोई नुकसान नहीं होगा। एक बेचना है, दो बेचना बराबर है। बॉस जियांग ने धीमी आवाज में कहा, इस सौदे के बाद भविष्य में व्यापार करना आसान नहीं होगा, इसलिए जितना हो सके उतना लाभ कमा लो। इसके अलावा कियान राज्य बहुत विशाल है, जिसमें जटिल और परस्पर जुड़ी शक्तियां हैं। गोल्डन कोर स्टेज पर मेंटर्स को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। एक बार जब कोई व्यक्ति खो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वह समुद्र की तलहटी में डूब गया है और जीवन भर कभी नहीं मिल सकता। अल्पविराम। बॉस जियांग और उसके आदमी धीमी आवाज में बात कर रहे थे। सोई हुई मुहुआ ने चुपचाप एक आंख खोली और स्थिति को समझ लिया। ये किसान मानव तस्कर थे। वे किसानों का अपहरण करने के धंधे में लगे हुए थे। वे दयालु चेहरे वाले दिखते थे, लेकिन उनका विवेक पूरी तरह से सड़ा हुआ था। कियान राज्य जैसे शिक्षण राज्यों में, जो संप्रदायों से भरे हुए थे, अपहृत किए गए लोगों में से अधिकांश लगभग उसी उम्र के युवा साधक थे। कुछ को फिरौती के लिए पकड़ लिया गया, अन्य को बेच दिया गया। अच्छे आध्यात्मिक मूल और प्रतिभा वाले युवा साधक, चाहे फिरौती के लिए या बिक्री के लिए, बड़ी मात्रा में आत्मा पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। कुछ साधक ऐसे थे जो दैत्य मार्ग की ओर मुड़ गए, तथा उन्होंने साधकों के शरीर, क्यूई सागर और आध्यात्मिक जड़ों को रसायन विद्या के लिए मार्गदर्शक गोलियों के रूप में प्रयोग किया। कियान परिवार के पूर्वज ने जीवनकाल परिवर्तन अमृत को परिष्कृत करने के लिए मानव जीवन का उपयोग किया, और शुद्ध रक्त वंश वाले प्रतिभाशाली युवा साधक निस्संदेह सर्वोत्तम मार्गदर्शक गोलियां थे। दानव साधकों को बेचकर स्वाभाविक रूप से बड़ी रकम कमाई जा सकती है। विचार करने के बाद मोहुआ ने धीरे से अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और नींद का नाटक करना जारी रखा। उजाड़ पहाड़ गहरी रात में शांत और शांत था। भोर तक। छोटा भाई, किसी ने मोहुआ को जगा दिया। मोहुआ धीरे से जाग गया, अपनी आंखों को छोटे हाथ से रगड़ते हुए। बॉस जियांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने विनम्रता से कहा, भोर हो गई है, अब निकलने का समय है। हम तुम्हें तुम्हारे मालिक को ढूंढने ले चलेंगे, गुरु को खोजने के लिए। मोहुआ के मन में एक क्षण के लिए स्पष्टता आई, जटिल भावनाएं उभरने लगीं, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है। समूह ने अपना सामान पैक कर लिया और जाने के लिए तैयार हो गया। उसी समय मिट्टी की मूर्ति से एक धीमी फुसफुसाहट आई, छोटे सज्जनों, सावधान रहें, उनमें से कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। यह एक दिव्य विचार था और केवल मोहुआ ही इसे सुन सकता था। मुझे पता है। मोहुआ ने सिर हिलाया और फिर जीर्ण शीर्ण मंदिर के मुख्य हॉल में रखी मिट्टी की मूर्ति की ओर हाथ हिलाया। मैं अब जा रहा हूं। भविष्य में जब मैं खाली रहूंगा तो तुमसे मिलने फिर आऊंगा। ये देखकर अन्य किसान कुछ हैरान रह गए, लेकिन ये सोचकर कि मोहुआ तो अभी बच्ची ही है और कुछ बच्चों का स्वभाव ऐसा ही होता है, उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मिट्टी की मूर्ति के ऊपर सफेद धुएं से भगवान पीले पर्वत की छवि बनी हुई थी। उसने मोहुआ को एक शर्मीली मुस्कान दी, लेकिन वह अपने दिल की उदासी को व्यक्त नहीं कर सका। मुझसे मिलने दोबारा मत आना, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। सब कुछ पैक करके मोहुआ, बॉस जियांग और उसके समूह के साथ जीर्ण शीर्ण मंदिर से बाहर निकला और भोर की चमक में किंगजोउ शहर की ओर चल पड़ा। ये कियान लनिंग राज्य सीमा तक जाने के लिए भी आवश्यक मार्ग था, और मोहुआ भी उसी ओर जा रहा था। भगवान येलो माउंटेन चिंता से भरे हुए उन्हें जाते हुए देख रहे थे। ये 10 से अधिक साधक, बुरे कर्मों को धारण करने वाले, अच्छे किस्म के नहीं हैं। वह छोटा किसान, मुझे आशा है कि वह ठीक होगा। लॉर्ड येलो माउंटेन ने अपनी भौहें सिकुड़ी, फिर अचानक उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। हो सकता है कि ये कल्टीवेटर अच्छे न हो, लेकिन ये छोटा सा कल्टीवेटर तो और भी कम अच्छा लग रहा है। किस प्रकार का साधक पर्वत देवता को खाने के बारे में सोचता है? लॉर्ड येलो माउंटेन चुपचाप देख रहे थे, उनका पत्थर जैसा चेहरा भावनाओं की जटिलता को दर्शा रहा था। जब मोहुआ आत्मविश्वास से अपहरणकर्ताओं के बीच चल रहा था, जिससे उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें वास्तव में किसके बारे में चिंतित होना चाहिए।
गहरे पहाड़ों को पार करने के बाद किंगजो शहर पहुंचने से पहले अभी भी सैकड़ों मील की दूरी तय करनी थी। किंगजो शहर में पहुंचना कियानशू राज्य की सीमा में आधे रास्ते पर कदम रखने के समान था। कियानजू राज्य सीमा पर जीवंत शैक्षणिक माहौल था और यह अपेक्षाकृत सुरक्षित था। इसके बाद वह नक्शे का अनुसरण करते हुए कियान ताओवादी संप्रदाय को खोजेगा और संप्रदाय प्रवेश आदेश के साथ वह औपचारिक रूप से संप्रदाय में शामिल हो सकेगा। संप्रदाय में शामिल होना। मो हुआ का चेहरा प्रत्याशा से भरा हुआ था। इस यात्रा में उसका मनोबल ऊंचा था, उसके कदम हल्के थे क्योंकि वह बिना किसी सुरक्षा के बॉस जियांग और अन्य लोगों के पीछे चल रहा था। रास्ते में उन्होंने मुफ्त में भोजन और पेय उपलब्ध कराया। रात में वे जंगल में जीर्ण शीर्ण मंदिरों या परित्यक्त घरों में रुकते थे। मो हुआ भरपेट भोजन करने के बाद अपने छोटे से कंबल में लिपट जाता और गहरी नींद सोता। बॉस जियांग और उसके आदमी आग के चारों ओर इकट्ठे हुए थे। उनमें से एक ने मो हुआ की ओर देखा और उपहास किया, ये बच्चा बहुत सपने देखने वाला है, दरवाजे के हैंडल की तरह गूंगा है, हर चीज के बारे में अनभिज्ञ है। बॉस जियांग ने उसे कड़ी नजर से देखा, अपना मुंह संभालो। उस आदमी को डांटा गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन फिर भी वह बुदबुदाया, ये गूंगा बच्चा वैसे भी हमें सुन नहीं सकता। दूसरे ने अपना सिर हिलाया, ये बच्चा काफी चतुर लगता है, लेकिन इसमें सड़क की समझ की कमी है। क्या चालाकी है, अपनी उम्र में भी तुम शायद उससे ज्यादा बेहतर नहीं हो। अगर वह सचमुच चालाक था तो क्या ये हमारे लिए मुसीबत नहीं बन जाएगा। बस, बॉस जियांग ने भौहें चढ़ाईं। बाकी लोग चुप हो गए। चारों ओर शांति थी, केवल कैंपफायर की चिंगारी ही शांति को तोड़ रही थी। जैसे जैसे पहाड़ी हवा के कारण रात अधिक ठंडी होती गई, लोग पानी पीने और गर्म रहने के लिए आग के चारों ओर इकट्ठा हो गए। कोई व्यक्ति परिधि पर पहरा दे रहा था, उनकी दिव्य इंद्रियां समय समय पर क्षेत्र की सफाई कर रही थी, किसी भी गड़बड़ी से सावधान। जैसे जैसे आधी रात करीब आती गई, शांति बढ़ती गई। मो हुआ और भी गहरी नींद में सो गया, कभी कभी अपने होठों को चाटता, मानो सपने में किसी स्वादिष्ट चीज का स्वाद ले रहा हो। एक हटे कट्टे आदमी ने मो हुआ की ओर देखा और बॉस जियांग से कहा, यह अच्छी बात है कि यह बच्चा थोड़ा सीधा सादा है, इसके साथ होने से हमें सड़क पर कम शक होता है। बॉस जियांग ने थोड़ा सिर हिलाया। कुछ देर सोचने के बाद उस आदमी के चेहरे पर संदेह के भाव उभरे। बॉस, क्या आपको लगता है कि हम इसे बिना किसी बाधा के पूरा कर लेंगे? बॉस जियांग की भौहें तन गईं और उसने अपनी आवाज धीमी कर ली, हम ही बचे हैं, हमें इससे काम करना होगा। आदमी ने जोर देकर कहा, लेकिन हमारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए। बॉस जियांग ने अपनी आंख के कोने से मो हुआ की तरफ देखा और पाया कि वो गहरी नींद में सो रहा है। तभी उसने कहा, सबसे अंधेरा स्थान दीपक के ठीक नीचे है। इस बार हम में से कई समूहों को, जिनमें सबसे मजबूत टीम भी शामिल थी जिसमें 8 साधक थे जो फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में दुष्ट कलाकृतियों का उपयोग कर रहे थे और राक्षस पथ कौशल का अभ्यास कर रहे थे, ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों द्वारा सूंघ लिया गया और बिना किसी जीवित बचे मारे गए। शेष समूह या तो गू परिवार द्वारा पकड़े गए हैं या ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों द्वारा वांछित सूची में डाल दिए गए हैं। अब ताओवादी न्यायालय के अधिकारी हमारे पीछे पड़े हैं और अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम सब मर सकते हैं। वह आदमी गुस्से से भड़क उठा, धिक्कार है ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों पर। फिर हैरान होकर उसने पूछा, वे ताओवादी दरबारी अधिकारी अपनी बड़ी बड़ी पदवियों और आलस्य के साथ इस बार हमारे लिए कांटा क्यों बन गए हैं? बॉस जियांग ने उसे देखा, जो कोई भी ताओवादी दरबार के अधिकारियों के पद तक पहुंचता है वह सच्चा बेकार नहीं है। बात बस इतनी है कि बिना किसी लाभ के वे कार्रवाई करने को तैयार नहीं होते। जब उनके अपने हित दांव पर लग जाते हैं और लाभ कमाना होता है तो वे असली हॉक डॉग्स बन जाते हैं। इस सौदे में बहुत कुछ दांव पर लगा है। चूंकि ताओवादी दरबार के अधिकारी इसमें शामिल हैं और इससे बहुत कुछ हासिल होने वाला है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे पूरी ताकत लगा देंगे। उस आदमी ने धीरे से कहा, हमारा समूह अभी अपनी नींव की स्थापना के शुरुआती चरण में है। हम ताओवादी दरबार के अधिकारियों या गू परिवार के सामने कुछ भी नहीं है। बॉस जियांग ने उससे ठंडेपन से देखा, भले ही आप गोल्डन कोर के शुरुआती चरण में हो, फिर भी आप उनके खिलाफ खड़े नहीं हो पाएंगे। उस आदमी के पास कहने को शब्द नहीं थे। बॉस जियांग ने आह भरी, यही कारण है कि हमने द्वितीय श्रेणी राज्य की सीमा चुनी और यह कठिन रास्ता तय किया। शुक्र है, हम अभी नींव स्थापना के शुरुआती चरण में हैं।
अगर हमारी साधना थोड़ी भी ऊंची होती तो ध्यान आकर्षित होता और हो सकता है कि हमारी यात्रा के बीच में ही ताओवादी दरबार के अधिकारी या गु परिवार हमें उजागर कर दें और हमें मार डालें। यह विचार सुनकर वह आदमी कांप उठा। साधना का मार्ग वास्तव में भाग्य पर निर्भर करता है। कभी कभी ज्यादा साधना बेहतर नहीं होती। आपकी साधना जितनी ज्यादा होगी, आपकी मृत्यु उतनी ही जल्दी हो सकती है। बॉस, क्या हम सचमुच इस यात्रा पर जा सकते हैं? बॉस जियांग ने गंभीरता से कहा, मिस्टर, तूने सब कुछ सोच समझकर तय कर लिया है। अगर हम उनके निर्देशों का पालन करते रहेंगे तो ये सफर चौंकाने वाला जरूर होगा, लेकिन खतरनाक नहीं। मिस्टर टू नाम काफी वजनदार लग रहा था। वह आदमी कुछ हद तक आश्वस्त हुआ। बॉस जियांग ने आगे कहा, इस सौदे के पूरा होने के बाद हम बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन कमाएंगे। फिर भाई एकांत में साधना करने के लिए कुछ गोलियां और आध्यात्मिक वस्तुएं खरीद सकते हैं। कम से कम वे अपने दायरे को 1 या 2 स्तर तक बढ़ा सकते हैं। एक बार गर्मी कम हो जाए तो हम अपना पुराना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकते हैं। इस उल्लेख पर उस आदमी की आंखें चमक उठी, लेकिन वह शर्म से मुस्कुराया। इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स के साथ एकांत में साधना करना बहुत ही कष्टदायक लगता है। बॉस जियांग ने उसके विचारों को समझ लिया और उसे लात मारते हुए डांटा, वेश्याओं में कम समय बिताओ, तुम बेकार लोग। वह आदमी शर्म से मुस्कुराया, कुछ हद तक असंतुष्ट, फिर मुंह हुआ की ओर देखा और पूछा, तो इस बच्चे का क्या? क्या हम इसे भी बेच रहे हैं? बॉस जियांग ने सिर हिलाया, मैंने सोच लिया है। किंगजो शहर के बाहर कुछ मिलन स्थल हैं। हम उसे बाकियों के साथ वहीं बेच देंगे। जो भी मिल सकेगा ले लेंगे। अल्पविराम। दोनों तब तक बातें करते रहे जब तक कि रात के गहरेपन ने उन्हें थकान का एहसास नहीं करा दिया और दोनों ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। चेतना के सागर के भीतर महुआ, जो गुप्त रूप से कहानी पर कान लगाते हुए गठन का अभ्यास कर रहा था, उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। कई समूह, श्रीमांतु, सौदा। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मानव तस्कर सिर्फ एक समूह से नहीं थे, बल्कि संभवतः एक बड़े गिरोह का हिस्सा थे। और यहाँ तक कि इसमें दानव साधक भी शामिल थे। वह ये नहीं जानता था कि अपनी यात्रा के दौरान जिन दानव साधकों के समूहों से उसका सामना हुआ था, क्या वे भी साधकों का अपहरण करने में लगे हुए थे। और ये मिस्टर तू, ये व्यक्ति कौन था? क्या आपने ऐसी यात्रा की कल्पना की है जो चौंकाने वाली तो है लेकिन खतरनाक नहीं है? उन्होंने इसकी गणना कैसे की? क्या वह स्वर्गीय रहस्य के समान गणना पद्धति भी जानता था, या क्या उसके पास स्वर्गीय गुप्त ताले जैसे खजाने थे? मुंह हुआ परेशान था। अब मैं क्या करूं? क्या मैं मानव तस्करों के इस गिरोह का भंडाफोड़ कर दूं जो कृषकों का व्यापार करते हैं? हुआ ने अपना सिर हिलाया। फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में होने के कारण उनमें ऐसी क्षमता नहीं थी। इसके अलावा ये कियान राज्य था, न कि द्वितीय श्रेणी का बड़ा काला पर्वत राज्य सीमा जहां उच्च श्रेणी के साधक बादलों की तरह आम थे। बिना किसी शक्ति, पृष्ठभूमि या परिचय के कोई भी उनका बचाव नहीं कर सकता था। उसे इन मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं था। छोड़ो, इससे पहले मैं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर लूं। ... जब वह किंगजो शहर के निकट होता तो चुपके से भागने का अवसर ढूंढ लेता। अब सबसे जरूरी काम था किसी संप्रदाय में शामिल होना। यह उनकी प्राथमिकता थी। वह अन्य चीजों पर समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। ज्यादा से ज्यादा किंगजो शहर पहुंचने के बाद वह ताओवादी दरबार में रिपोर्ट कर सकता था और बाकी की चिंता ताओवादी दरबार के अधिकारियों पर छोड़ सकता था। एक मामूली फाउंडेशन स्थापना साधक होने के नाते वह इतना कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उस गणनाशील मिस्टर टू पर उसे नजर रखने की जरूरत हो सकती है। मुंह हुआ को श्री तू नाम याद आया। फिर उसने ताओवादी स्तंभ पर संरचनाओं का अभ्यास जारी रखा। अगले दिन जागने के बाद मुंह हुआ सभी के साथ सड़क पर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद किंगजो शहर 100 मील से भी कम दूरी पर था। मुंह हुआ को लगा कि अब कदम उठाने का समय आ गया है। अब उसके लिए वहां से खिसक जाने का समय आ गया है। विशाल विश्व का अन्वेषण करना उनका काम था, लेकिन किसी संप्रदाय में प्रवेश करना सर्वोपरि था। अब उसके पास उनके साथ खेलने का समय नहीं था। हालांकि जब वे थोड़ा आराम करने के लिए एक पहाड़ी जंगल में पहुंचे तो बॉस जियांग ने अचानक एक लोहे का कंगन निकाला और मुंह हुआ को देते हुए ठंडे स्वर में कहा, इस पर डाल दो। हुआ दंग रह गया। यह क्या है? मत पूछो, बस पहन लो। बॉस जियांग का स्वर उदासीन था। अन्य साधक भी मुंह हुआ की ओर देखने लगे। उनकी मुस्कुराहट भयावह थी। मुंह हुआ ने डरते हुए कहा, मैं इसे नहीं पहनूंगी। एक हटे कट्टे आदमी ने व्यंग्य किया, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है।
क्या तुम्हें मुझे मेरे स्वामी को ढूंढने के लिए नहीं ले जाना चाहिए? मोहुआ हकलाया, जबकि चुपचाप अपनी दिव्य इंद्रियों को मुक्त करते हुए जलमार्ग कदम का उपयोग करके किसी का ध्यान न जाने के लिए एक कोने को खोजने की तैयारी कर रहा था और फिर छिपने की तकनीक के साथ खुद को झाड़ियों में छिपा लिया। प्रथम श्रेणी की छिपाव तकनीक का प्रभाव थोड़ा कमजोर था, लेकिन वह कद में छोटा था और झाड़ियों की मदद से दृष्टि की रेखा को धुंधला करना इन लोगों को दूर धकेलने के लिए पर्याप्त था। दास व्यापारी मोहुआ के विचारों से अनजान थे। बॉस जियांग ने हल्के से मुस्कुराया, फिर भी यह नकली लग रहा था, जैसे कि वह वास्तव में मुस्कुराए बिना मुस्कुरा रहा था। अगर तुम ये कंगन पहनोगे तो हम तुम्हें तुम्हारे मालिक के पास ले चलेंगे। वास्तव में मोहुआ के चेहरे पर भोलापन झलक रहा था, लेकिन उसने पहले ही चुपके से अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करना शुरू कर दिया था। उसके पैरों की एड़ियां जमीन से थोड़ी ऊपर उठ गई थीं। बॉस जियांग कुछ कहने ही वाला था कि अचानक भीड़ में से एक बड़ा आदमी बोला, अपने स्वामी को ढूंढो। तुम भोले मूर्ख हो, कौन इतना ऊब जाएगा कि आपको अपने मालिक को ढूंढने ले जाए जिसका ठिकाना अज्ञात है। एक क्षण के लिए आसपास का वातावरण शांत हो गया। मोहुआ के चेहरे के भाव धीरे धीरे फीके पड़ गए और उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। उनकी गहराई में एक गहरी काली छाया उभरने लगी। हालांकि ये परिवर्तन क्षणिक थे, एक पल में चले गए और किसी का ध्यान नहीं गया। बॉस जियांग की निगाहें तलवार की तरह तेज थीं जब उसने अचानक उस बड़े आदमी की ओर देखा। बड़े आदमी ने असंतोष में अपना मुंह बंद कर लिया। बॉस जियांग ने मोहुआ की ओर मुड़कर धीरे से कहा, युवा भाई, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। हम तुम्हें तुम्हारे स्वामी के पास ले जाना चाहते हैं। ये ब्रेसलेट एक आध्यात्मिक कलाकृति है। यह आपकी रक्षा के लिए है और आपको खो जाने से भी बचाता है, जिससे हमारे लिए आपको ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। आपको इसे पहनना चाहिए, यह आपके भले के लिए है। बॉस जियांग का स्वर सौम्य था, लेकिन उनकी निगाहें ठंडी और अडिग थीं। मोहुआ ने एक पल सोचा, सिर हिलाया और कहा, ठीक है। मोहुआ ने कंगन लिया और उसे अपनी नाजुक कलाई पर पहन लिया। बॉस जियांग को राहत महसूस हुई। उसने मोहुआ को ऐसे देखा जैसे कोई मेमने को देखता है। चल दर। बॉस जियांग ने नेतृत्व संभाला और एक भयावह हंसी के साथ बाकी लोग भी उनके पीछे हो लिए। मोहुआ उनके पीछे पीछे चला, चुपचाप उन्हें देख रहा था, मानो वह मरे हुए लोगों के एक समूह को देख रहा हो। अल्पविराम। इसके बाद मोहुआ ने पूरे रास्ते बहुत अच्छा व्यवहार किया। बॉस जियांग को यह अजीब लगा, लेकिन ये देखते हुए कि लोहे का कंगन पहना हुआ था, उन्होंने सोचा कि यह छोटा सा कल्टीवेटर कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकता और उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लगभग 100 मील की यात्रा करने के बाद शाम ढलते ही वे एक भोजनालय में पहुंचे। ये स्थान किंगजो शहर से केवल कुछ दर्जन मील की दूरी पर था। भोजनालय अपनी फूस की छत और लकड़ी के छज्जों के साथ काफी विशाल था, फिर भी वहां कोई भोजन करने वाला नहीं था। भोजनालय में एक मोटा मालिक और एक पतला वेटर था, जिन्होंने बॉस जियांग और उसके समूह को देखकर अपनी निगाहें एकाग्र की और मुस्कुराते हुए पूछा, सज्जनों, आप क्या खाना पसंद करेंगे? अगर सोने से पहले 1 किलो वजन, तो हफ्ते में 7 किलो वजन घटेगा। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। बॉस जियांग ने गहरी आवाज में कहा, कुछ नहीं। मालिक ने पूछा, तो फिर रहने की व्यवस्था कैसी रहेगी? बॉस जियांग ने जवाब दिया, क्या लोग यहाँ रह भी सकते हैं? मालिक ने राहत की सांस ली, मुस्कुराया और कहा, महत्वपूर्ण लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन छोटे लोग ऐसा कर सकते हैं। बॉस जियांग ने सिर हिलाया, तो फिर हम नहीं रुकेंगे, बस कुछ शराब और मांस परोसेंगे। मालिक ने जवाब दिया, ठीक है। दोनों के बीच बातचीत कुछ अजीब थी। मोहुआ ने एक पल सोचा और महसूस किया कि ये लोग एक ही समूह का हिस्सा थे। मालिक भी एक मानव तस्कर था, जो भेष बदलकर बॉस जियांग जैसे किसानों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए यहाँ घात लगाए बैठा था तथा अपने जैसे छोटे किसानों को बेच रहा था। समूह ने भोजनालय में अपनी सीटें ले लीं। मालिक ने उन्हें शराब और व्यंजन परोसे और फिर बॉस जियांग के लिए टोस्ट करते हुए धीमी आवाज में पूछा, क्या आप सफल हुए? बॉस जियांग ने सिर हिलाया। मालिक ने मोहुआ की तरफ देखा और भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या ये वही है? इसकी उम्र ठीक नहीं लग रही। बॉस जियांग ने सिर हिलाया, नहीं, वो तो बस रास्ते में एक अतिरिक्त चीज मिल गई। जरूरी माल तो हम यहाँ अपने साथ नहीं ला सकते थे। निश्चिंत रहें, सब कुछ ठीक है। तब मालिक को राहत महसूस हुई, यह अच्छी बात है। बॉस जियांग ने फिर पूछा, लोग कब आएंगे? 2 घंटे में। और भू परिवार के लोग? वे शहर छोड़ चुके हैं। ताओवादी दरबार के अधिकारी?
कोई नजर रख रहा है, 10 से 20 मील के दायरे में उनमें से कोई भी कुत्ता नहीं है। बॉस जियांग ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। अच्छा। अन्य लोगों को भी काफी राहत मिली। हवा में खाना खाने और बाहर सोने, हमेशा डर और चिंता में डूबे रहने के बाद आखिरकार यह व्यापारिक सौदा पूरा होने वाला था। वे ढेर सारे स्पिरिट स्टोन कमाएंगे और कुछ सालों तक, या शायद एक दशक से भी ज्यादा, अच्छी जिंदगी जिएंगे। दुकानदार ने शराब और मांस परोसा। पूरी यात्रा के दौरान भूखे रहने के कारण सभी ने खूब खाया, लेकिन शराब के मामले में उन्होंने अधिक संयम बरता। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर वे स्पष्ट रूप से कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे। मो हुआ को आध्यात्मिक मांस का एक छोटा कटोरा मिला जिसे वह गहन विचार में डूबे हुए खा रहा था। 2 घंटे। कौन आ रहा है? ... यदि यह गोल्डन कोर है तो मुझे लगता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा। यदि यह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट है तो उनकी संख्या बढ़ने पर यह काफी परेशानी भरा होगा। लगता है मुझे आगे की योजना बनानी होगी। मो हुआ ने मांस का एक निवाला खाया, फिर कटोरा पटक दिया और भौहें चढ़ाते हुए कहा, इसका स्वाद बहुत बुरा है। अन्य सभी किसान देखने लगे, उनकी निगाहें अमित्र थीं। बच्चे, तुम किस बात पर हंगामा कर रहे हो? मो हुआ ने कहा, मांस का स्वाद बहुत बुरा है, ये खराब तरीके से बनाया गया है। यहाँ तक कि मैं जो बना सकता हूँ उससे भी अच्छा नहीं है। मोटा दुकानदार गुस्से से बोला, बकवास, ये हुनर तो मुझे मेरे पूर्वजों से मिला है। मो हुआ ने तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया, तो फिर आपके पूर्वज बहुत प्रभावशाली नहीं थे। आप? मोटे दुकानदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन बॉस जियांग ने उसे रोका और शांत रहने का इशारा किया। बच्चे से झगड़ने का क्या मतलब है? ऐसे समय में मुसीबत पैदा करने की बजाय उसे टालना बेहतर है। बॉस जियांग ने मो हुआ की ओर देखा, अगर यह आपके स्वाद के अनुरूप नहीं है तो जाओ और अपने लिए खाना बनाओ। आखिरकार यह उनका आखिरी भोजन था, इसलिए बच्चे को उसकी इच्छा के अनुसार कुछ स्वादिष्ट खाने का आनंद लेने देना कोई बड़ी बात नहीं थी। बॉस जियांग ने चुपचाप अपने मन में सोचा। मो हुआ ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, और फिर वह उठकर रसोई की ओर चला गया। बॉस जियांग चुपचाप मो हुआ को जाते हुए देखता रहा। रसोई घर भोजनालय के भीतर ही बंद था और मो हुआ अभी भी लोहे की बेड़ियां पहने हुए था, इसलिए उसके लिए भागना असंभव था, खासकर जब 10 से अधिक लोग उसे देख रहे हों। हालांकि किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए बॉस जियांग ने खाना पीना जारी रखा और साथ ही रसोई में किसी भी हलचल पर नजर रखने के लिए अपनी दिव्य इंद्री का भी प्रयोग किया। मो हुआ वास्तव में मांस को पका रहा था। इस भोजनालय में सभी सामग्रियां आध्यात्मिक मांस थीं, यद्यपि किस्में कम थीं, फिर भी मांस की गुणवत्ता अच्छी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि यह समूह अनैतिक कार्यों में लिप्त था, लेकिन भोग विलास का जीवन जी रहा था। आध्यात्मिक मांस महंगा था और मो हुआ इसे अक्सर नहीं खाता था, न ही वह इसे बहुत अधिक पसंद करता था, लेकिन अब विनम्रता की कोई आवश्यकता नहीं थी। मो हुआ ने मांस के कुछ बेहतरीन टुकड़े उठाए, उन्हें पकाने के लिए बर्तन में रखा और फिर अपनी मां द्वारा सिखाए गए व्यंजनों का पालन करते हुए उसने गर्मी को नियंत्रित किया, मसाले डाले और मांस का स्वाद बाहर लाया, इसे मसालों की सुगंध के साथ मिलाया। बॉस जियांग की दिव्य इंद्रिय से जांच मो हुआ से छिपी नहीं रही, लेकिन अपनी दिव्य अनुभूति के स्तर के साथ यह अजीब होगा यदि वह मो हुआ पर नजर रख सके। मसाला समायोजित करने के बाद मो हुआ ने मांस को धीरे धीरे पकने देने के लिए आंच धीमी कर दी। फिर उन्होंने अपने भंडारण रिंग से आध्यात्मिक स्याही की कई शीशियां निकाली। उनके स्टोरेज बैग को बॉस जियांग ने जब्त कर लिया था, जिन्होंने दावा किया था कि वे इसे अस्थायी रूप से उनके लिए रख रहे थे। मो हुआ को इसकी परवाह नहीं थी। सभी महत्वपूर्ण वस्तुएं उसके मालिक द्वारा दी गई स्टोरेज रिंग में रखी हुई थीं, जिसे अन्य लोग नहीं देख सकते थे, जिससे वह बहुत सुरक्षित थी। अब उसका पहला काम अपनी कलाई से लोहे का कंगन उतारना था। मो हुआ ने आध्यात्मिक स्याही निकाली और अपनी उंगली के स्पर्श से उसने दिव्य चेतना नियंत्रण स्याही का उपयोग करके कंगन पर संरचना पैटर्न को ठोस बना दिया, जिससे उसकी कलाई पर बंद लोहे का कंगन मुक्त हो गया। इस कंगन में आध्यात्मिक शक्ति को दबाने और ट्रैकिंग का प्रभाव था। ताओवादी न्यायालय के पास भी पाप साधकों को कैद करने के लिए इसी प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृतियां थीं। इस ब्रेसलेट की समस्या ये थी कि इस पर फॉर्मेशन पैटर्न अंकित थे, लेकिन मो हुआ के लिए जब तक इसमें फॉर्मेशन पैटर्न शामिल था, यह कोई समस्या नहीं थी। यही कारण है कि उसने पहले ही स्वेच्छा से कंगन पहन लिया। बैकक्वोट, ये सोचना कि इस तरह का गठन मुझे फंसा सकता है, लू बान के हॉल में कुल्हाड़ी लाने जैसा है। मो हुआ ने अपने दिल में धीरे से गुनगुनाया। एक बार जब लोहे के कंगन पर संरचना अनलॉक हो गई
तो इसका कोई प्रभाव नहीं रह गया। इसके बाद जो हुआ वह असली मामला था। मोहुआ की आंखें धुंधली सी चमक रही थीं, प्रेत सी झिलमिला रही थी, पुतलियां काली पड़ गई थीं। उसकी चेतना के सागर में दिव्य इंद्रिय अवतार के ऊपर एक भयानक ताओवादी वस्त्र भी लिपटा हुआ था। उनकी दिव्य भावना ज्वार की तरह बह निकली और आध्यात्मिक स्याही बोतल से ऊपर उठी और घनीभूत होकर रेखाओं में बदल गई, जो जमीन पर गिर गईं, धरती में विलीन हो गईं और पतले धागों या रक्त सर्पों की तरह वे गुप्त रूप से सांप की तरह परत दर परत फैल गईं। आकाश धुंधला हो गया और सब कुछ धुंधलके में घिर गया। लोग इस बात से अनजान थे कि कोई भयानक चीज जमीन पर रेंग रही थी, मकड़ी की तरह जाल बुनते हुए, परत दर परत आपस में जुड़ते हुए धीरे धीरे आकार ले रही थी। अल्पविराम। आध्यात्मिक मांस कोमल था, उसे पकाने में बहुत कम समय लगा। जल्द ही मोहुआ ने मांस उबालना समाप्त कर दिया। उन्होंने इसे अपने चेहरे के बराबर बड़े कटोरे में परोसा और अकेले खाने के लिए बाहर ले आए, तथा मांस और सूप दोनों का स्वाद स्पष्ट प्रसन्नता के साथ लिया। बाकी लोग चुपचाप उसे देखते रहे। वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि यह युवक सचमुच खाना बना सकता है, और वे इस बात से भी आश्चर्यचकित थे कि उसके द्वारा बनाए गए व्यंजनों की खुशबू बहुत स्वादिष्ट थी। लेकिन वे सभी मोहुआ को परेशान करने से बचते रहे। मानो मोहुआ ने चाहे कितना भी अच्छा खाया हो, उसका भोजन अभी भी एक अंतिम भोज था। बेचे गए बच्चों को ये पता नहीं था कि खरीदार कौन थे या उन्हें किस लिए खरीदा गया था। चाहे इसे उठाया जाए, गुलाम बनाया जाए, या कीमिया रिफाइनिंग रूम या आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, वे जीवित रहे या मर गए, यह अलग बात है। इसलिए इसे अंतिम भोज कहना अनुचित नहीं था। मोहुआ ने मांस का पूरा कटोरा खा लिया। उसका पेट गोल और भरा हुआ था। सूप पीने के बाद उसे गर्मी और संतुष्टि का एहसास हुआ। फिर उसने मेज से अपने लिए शराब का एक कप उठाया, उसे दोनों हाथों से पकड़ा और बॉस जियान के पास जाकर उसे टोस्ट दिया। बॉस जियान कुछ आश्चर्यचकित था। मोहुआ ने शराब का कटोरा पकड़े हुए गंभीरता से कहा, बड़े भाइयों, रास्ते में मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मैं आप सभी को टोस्ट करता हूं कि आप बड़े भाइयों को अपनी यात्रा पर भेजें। मोहुआ ने अपना कटोरा उठाया और एक ही घूंट में उसे पी गया। बॉस जियांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, हालांकि अंदर ही अंदर उसके चेहरे पर खींच थी। फिर भी उसने अपनी शराब की कटोरी उठाई, लेकिन आधी शराब पीते पीते उसे अचानक एहसास हुआ कि मोहुआ की बातों में कुछ गड़बड़ है। बड़े भाइयों को उनकी यात्रा पर भेजें। किस यात्रा पर? बॉस जियांग आश्चर्यचकित रह गया। और जब मोहुआ ने उस क्षण का लाभ उठाया जब वह सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए टोस्ट कर रहा था, उसने चुपचाप स्पिरिट स्टोन्स के एक स्टोरेज बैग को तोड़ दिया और अपने दिव्य विचार के साथ फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। आध्यात्मिक शक्ति की लहरें फैल गईं। बॉस जियांग को पता था कि कुछ गड़बड़ है। मोहुआ की तरफ तेजी से मुड़ते ही उसके चेहरे पर एक उग्र भाव आ गया। उसने मोहुआ को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक मोहुआ पानी की धुंध में लिपट गया, आकारहीन और मायावी, अनिश्चित रूप से बहता हुआ। जब बॉस जियांग ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे वह मुट्ठी भर धुंध को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, जो स्पर्शनीय तो थी लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। जब उसने दोबारा देखा तो मोहुआ पहले ही तैरकर दूर जा चुका था और अब एक कोने में खड़ा था। एक चौंके हुए हंस की तरह सुंदर, एक बहती नदी की तरह क्षणभंगुर, एक साथ वास्तविक और भ्रमपूर्ण। ये किस तरह की आंदोलन तकनीक है? बॉस जियांग चौंक गया और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसकी कनपटियां झपकाईं। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब जमीन पर चटक लाल आकृतियों का एक जटिल जाल उगाया। गोधूली बेला में वे अद्भुत रूप से चमक रहे थे। आध्यात्मिक शक्ति उनके भीतर लावा की धाराओं की तरह बह रही थी और उनमें से हर एक को घेरे हुए थी। एक हत्या संरचना। बॉस जियांग का दिल जोर से कांप उठा और वह भयभीत होकर देखने लगा। बैकवर्ड द्वितीय श्रेणी 13 धारियों पृथ्वी आग गठन। संरचना पैटर्न जल रहे थे, ताजे खून की तरह लाल और मैग्मा की तरह गर्म। पलक झपकते ही वे अचानक फट गए। उबलती हुई अग्नि तत्व आध्यात्मिक शक्ति उग्र रूप से उमड़ी, अग्नि अजगरों की तरह बेतहाशा आपस में गुंथी तथा साधकों के एक समूह को पूरी तरह से अपने में समाहित कर लिया। जैसे ही आध्यात्मिक शक्ति लुप्त हुई, क्षेत्र पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया। जब धूल जमी तो बॉस जियांग का अस्त व्यस्त शरीर सामने आया। ... उसके सामने एक स्वर्णिम घंटी जैसी आध्यात्मिक कलाकृति थी जिसे उसने अपनी पूरी शक्ति से सक्रिय करके अपने शरीर को ढांक लिया था। हालांकि यह उसके पूरे शरीर की रक्षा करने में विफल रही।
पृथ्वी अग्नि संरचना के कारण उसका बायां हाथ और पैर काला पड़ गया था तथा यहाँ तक कि खून के धब्बे भी जलकर कुरकुरे हो गए थे। यद्यपि उनके शरीर का दाहिना हिस्सा आध्यात्मिक कलाकृति द्वारा सुरक्षित था, फिर भी विस्फोट के प्रभाव को सहन कर गया, जिससे उनके आंतरिक अंगों में दर्द होने लगा और उनके मुंह से खून निकलने लगा। गोल्डन बेल आध्यात्मिक कलाकृति भी दरारों से ढकी हुई थी, जो स्पष्ट रूप से बेकार हो गई थी। नेता के रूप में बॉस जियांग को किसानों की तस्करी के कारोबार का अनुभव था और वह अक्सर नदी के किनारे अपना सिर बेल्ट से बांधकर घूमता था। वह स्वभाव से संदिग्ध और चालाक था, इसलिए जैसे ही उसे मोह हुआ के शब्दों में कुछ गड़बड़ महसूस हुई, वह सावधान हो गया। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर उन्होंने अपनी जीवन रक्षक आध्यात्मिक कलाकृति निकाली और इस तरह वे जीवित बच गए, यद्यपि वे गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन उनके अधीनस्थ अन्य 11 तस्कर इतने भाग्यशाली नहीं थे। नींव स्थापना के प्रारंभिक चरण में साधकों के लिए 13 पट्टियों वाला द्वितीय श्रेणी का गठन एक भारी मारक हथियार के समान था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई चुपचाप इस तरह का जानलेवा ढांचा जमीन पर बिछा देगा। पूरी तरह से अचंभित होकर वे सीधे पृथ्वी अग्नि संरचना की लपटों से भस्म हो गए और अग्नि श्रृंखला आध्यात्मिक शक्ति द्वारा विस्फोटित हो गए, जिससे उनके शिरोबिंदुओं को गंभीर क्षति पहुंची और एक एक करके वे जमीन पर गिर पड़े। कुछ लोग तुरंत मर गए और जो जीवित थे वे केवल सांस लेकर ही जीवित बचे। जीवन बचाने के लिए कुछ गोलियां लिए बिना वे संभवतः जीवित नहीं बच पाते। दिल से खून बह रहा था। बॉस जियांग इसे सहन नहीं कर सका। ये उसके भाई थे। साधना जगत में जीवित रहना न केवल अपनी ताकत पर निर्भर था, बल्कि भाईचारे के सहयोग पर भी निर्भर था। ये भाई ही वह रील थे जिसे उसने वर्षों की कड़ी मेहनत से बनाया था, जिसमें जलना, हत्या, अपहरण तथा मांस और पेय पदार्थों का साझा भोजन शामिल था। अब इस एक विस्फोट के बाद उन्हें यकीन नहीं था कि कितने लोग बचेंगे। अपनी चोटों को नजरअंदाज करते हुए बॉस जियांग ने बहुत गुस्से में अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें क्रोध से लगभग फटने लगीं। उसने उस शापित बदमाश को शांतिपूर्वक उन लोगों को खत्म करते देखा जो अभी तक मरे नहीं थे। एक छोटे यम की तरह, जिसे भी वह अभी भी सांस लेते हुए देखते, वह आगे बढ़ते और उसे समाप्त करने के लिए फायरबॉल तकनीक का प्रयोग करते। ये फायरबॉल तकनीक कोई छोटी ताकत नहीं थी। जिन लोगों की सांस बची थी, उन्हें फायरबॉल तकनीक से प्रभावित होने पर उनकी भी अंतिम सांसें थम गईं। बॉस जियांग की आंखें लाल हो गईं और वह गुस्से से चिल्लाया, तुम बदमाश, क्या कर रहे हो? मुंह हुआ ने पलटकर आह भरी। मैंने देखा कि वे बहुत अधिक पीड़ा झेल रहे थे, शांति से मरने के बिना ही मर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें मुक्ति पाने में मदद की। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने अपनी उंगली उठाई और एक अन्य फायरबॉल तकनीक ने एक अन्य संघर्षरत तस्कर की जान ले ली। बॉस जियांग को क्रोध उमड़ता हुआ महसूस हुआ। उसके सीने में खून का एक कौर अटक गया जिसे उसने पुह ध्वनि के साथ फूंक दिया। हालांकि मुंह हुआ ने उसकी परवाह नहीं की और अपने फिनिशर मूव्स को स्वयं जारी रखा। उनकी संख्या अधिक थी और वह अकेले उन्हें हरा नहीं सकता था। उसे पहले हमला करना था, बिजली की गति से दूसरे दर्जे की पृथ्वी अग्नि संरचना की स्थापना करके, जिसे भी वह मार सकता था, मारना था। इसके बाद जो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें भी नहीं बख्शा जा सका। यहां तक कि जो लोग अपनी अंतिम सांस ले चुके थे, उन्हें भी फायरबॉल तकनीक से पुनः मारा गया, ताकि उनकी मृत्यु को ठोस और पूर्ण बनाया जा सके तथा किसी भी अप्रत्याशित हमले या जटिलताओं को रोका जा सके, जो स्थिति को बिगाड़ सकती थी। जहां तक बचे हुए बॉस जियांग की बात है, वह अभी भी जोर जोर से सांसें ले रहा था और मजबूत लचीलापन दिखा रहा था। मुंह हुआ उसके साथ खेलने के लिए समय निकालता था। कुछ ही पलों में मोह हुआ ने 1 दर्जन से अधिक तस्करों को खत्म कर दिया। बॉस जियांग का गुस्सा अब ठंड में बदल गया था। वह जानता था कि वह जाल में फंस गया है। दिखावे धोखा दे सकते हैं। उसे इस युवा साधक को उसके युवा रूप, मासूम चेहरे और कभी कभी दिखाई देने वाली भोली भाली प्रवृत्ति के कारण कम नहीं आंकना चाहिए था। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक छोटा सा दुष्ट भूत था। उसे 1 कप चाय पीने में जितना समय लगता है, उतना ही समय लगा। अपनी एकमात्र ताकत, एकमात्र संरचना और कुछ फायरबॉल्स के साथ उसने उन सभी भाइयों को मार डाला जिन्हें उसने वर्षों से इकट्ठा किया था। और अब उसकी अपनी स्थिति काफी गंभीर लग रही थी। चुपके से एक गोली लेते हुए बॉस जियांग ने सवालों से घिरते हुए उपचार शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा, तुम छोटे शैतान, तुमने वास्तव में ये संरचना कब स्थापित की? मुंह हुआ बिना जवाब दिए मुस्कुराया। बॉस जियांग की निगाहें गहरी हो गईं और वह पूछता रहा,
आप भी फॉर्मेशन के बीच में क्यों थे, लेकिन इसके विस्फोट के बाद आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। मो हुआ फिर से मुस्कुराया, चुप रहा। वह मूर्ख नहीं था। ये बताना व्यर्थ था कि उसने किस प्रकार भूमि को संरचना में खींचा और जीवन द्वार की गणना की। उसने बॉस जियांग को ये बताने की जहमत नहीं उठाई, जो वैसे भी संरचनाओं के बारे में उसके ज्ञान को नहीं समझेगा। ये गाय के सामने वीणा बजाने जैसा होगा। मो हुआ ने एक बार फिर आसपास का माहौल देखा और सिर हिलाया। अब चूंकि सभी तस्करों का उसने ध्यान रख लिया था, केवल नेता बॉस जियांग ही बचा था। मो हुआ का चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका दिल पहले से ही यह सोचने लगा था कि बॉस जियांग का वध कैसे किया जाए। मानव तस्करी के लिए इस काले धंधे की जड़ें जरूर गहरी थीं और इसमें हित जुड़े हुए थे। अगर यह इतना लंबा चला तो इसके पीछे की ताकतें शायद छोटी नहीं थीं। बॉस जियांग को अपमानित करने से द्वेष की गारंटी होगी। वास्तव में उनके समर्थक बलों की ओर से जवाबी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए उन्हें पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करना था। अन्यथा फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरणों में एक कमजोर साधक के रूप में उसका भविष्य बहुत खतरे में होगा। मो हुआ को देखकर बॉस जियांग का दिमाग बदल गया और उसने अचानक गहरी आवाज में कहा, छोटे भाई, शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो, लेकिन ये सब एक गलतफहमी है। मैंने तुम्हारी तस्करी की, लेकिन तुमने मेरे 11 भाइयों को भी मार डाला। अब हम बराबर हैं। मुझे जाने दो और मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा। अब से हम एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे। तुम्हारा क्या विचार है? मो हुआ जानता था कि बॉस जियांग बकवास कर रहा है, लेकिन जब बकवास करने की बात आती है तो वह किसी और से कम कुशल नहीं था। हुआ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारे सिर्फ 11 भाइयों को मारा है, लेकिन अब जब गलतफहमी दूर हो गई है तो दुश्मनों को आपस में झगड़ने की बजाय सुलह कर लेनी चाहिए। मैं बीती बात को भूल जाऊंगा। बॉस जियांग आश्चर्यचकित रह गया और क्रोधित हो गया तथा मुंह से खून थूक दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह लड़का इतना बेशर्म हो सकता है, इतनी मोटी चमड़ी वाला हो सकता है कि बिना शर्माए ऐसी बातें कह सकता है। लेकिन तुम्हारे 11 भाइयों को मार डाला। लेकिन ... बॉस जियांग अंदर ही अंदर उबल रहा था। ये बच्चा ऊपरी तौर पर सरल और भोला भाला लग सकता है, लेकिन उसकी योजनाएं क्रूर थीं और उसके कृत्य अत्यंत घृणित थे। बॉस जियांग का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये शुरू से ही मौत की लड़ाई थी और वह अपने भाइयों का बदला लेने के लिए इस बच्चे को मारने पर तुला हुआ था। बॉस जियांग की निगाहें ठंडी हो गईं और उनका चेहरा उग्र हो गया। उसका पीला रंग धीरे धीरे पुनः रंगत में आ गया, उसके शरीर पर पड़े जख्मों पर पपड़ी जम गई और उसकी ऊर्जा धीरे धीरे वापस आ गई। बॉस जियांग ने मो हुआ की तरफ एक नजर डाली, एक ठंडी हंसी हंसी और कहा, मैं समय पाने और अपनी चोटों के ठीक होने का इंतजार करने के लिए तुमसे बकवास कर रहा था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मरने का इंतजार? मो हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फॉर्मेशन का इंतजार कर रहा हूं। बॉस जियांग चौंक गया और अचानक उसे घबराहट महसूस हुई। उसने जल्दी से नीचे देखा और पाया कि जमीन अनजाने में कई सुनहरे संरचनाओं से ढकी हुई थी। ये पैटर्न एक दूसरे पर परतदार होकर एक दूसरे में गुथे हुए थे, जो दोहरे कमल के समान दिखते थे। प्रथम श्रेणी का ट्रिपल लोट्स गोल्ड लॉक कंपाउंड संरचना। एक बार जब संरचना पूरी हो गई तो उसने सुनहरा प्रकाश उत्पन्न किया और सुनहरे ताले बनाए, जिन्होंने बॉस जियांग को जकड़ लिया। उसी समय मो हुआ की आंखें चमक उठीं और उसने आगे की ओर इशारा करते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का जोरदार इस्तेमाल किया। दूसरी श्रेणी की फायरबॉल तकनीक ने एक के बाद एक तेजी से बॉस जियांग की ओर भयंकर गोलियां दागी। बॉस जियांग अचानक से कंपाउंड फॉर्मेशन के सुनहरे ताले में फंस गया और समय पर बच नहीं सका तथा सीधे 6 या 7 फायरबॉल तकनीकों का शिकार हो गया। रक्त क्यूई जो अभी अभी ठीक हुई थी, अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और उसकी चोटें और भी बदतर हो गई थीं। इसके अलावा मो हुआ किसी को पीटते समय चेहरे पर वार करने में माहिर था और फायरबॉल तकनीक का लक्ष्य बॉस जियांग का चेहरा था, इसलिए वह पहले से भी अधिक दयनीय लग रहा था। बॉस जियांग ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर अंततः ट्रिपल लोट्स गोल्ड लॉक कंपाउंड फॉर्मेशन से मुक्त हो गया। मो हुआ को यह देखकर थोड़ा अफसोस हुआ। द्वितीय श्रेणी की पृथ्वी अग्नि संरचना अभी उपयोग करने के लिए बहुत अधिक थका देने वाली थी। ट्रिपल लोट्स गोल्ड लॉक कंपाउंड फॉर्मेशन हालांकि एक कंपाउंड फॉर्मेशन था, केवल प्रथम श्रेणी का था और बॉस जियांग को लंबे समय तक फंसा नहीं सका। यदि ये द्वितीय श्रेणी का ट्रैपिंग फॉर्मेशन होता
तो वह बॉस जियांग को बंद कर सकता था, उसे एक जीवित लक्ष्य में बदल सकता था और फायरबॉल तकनीक से उसे थका सकता था। हालांकि द्वितीय क्रम का कांटा गठन बहुत उपयोगी नहीं था। वह किसी भी अन्य द्वितीय श्रेणी की ट्रैपिंग फॉर्मेशन को नहीं जानता था और उसकी दिव्य भावना भी अभी के लिए पर्याप्त नहीं थी। ऐसा लगता है कि मेरी दिव्य भावना और गठन कौशल अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं है। मुझे जल्द से जल्द द्वितीय श्रेणी की संरचनाओं के बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता है। मो हुआ ने मन ही मन सोचा। बॉस जियांग के ट्रिपल लोड्स गोल्ड लॉक कंपाउंड फॉर्मेशन से मुक्त होने के बाद उसने जल्दी से एक गोली निगल ली। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं जब उसने मोहुआ को देखा। उसकी अभिव्यक्ति अविश्वास की थी। इस बच्चे ने अभी अभी फॉर्मेशन कैसे बनाया? बिना ब्रश का उपयोग किए जमीन को एक संरचना में चित्रित करना। ये किस संप्रदाय या कुल की विरासत से आया है? उन्होंने कभी कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री में पढ़ाई की थी और हालांकि वे फॉर्मेशन में कुशल नहीं थे, उन्होंने कई प्रतिभाशाली फॉर्मेशन मास्टर्स देखे थे। उन्होंने कभी ऐसा फॉर्मेशन मास्टर नहीं देखा था जो युद्ध के दौरान बिना ब्रश या कागज के फॉर्मेशन बना सके। बॉस जियांग ने गंभीर भाव से कहा, तुम्हारी पहचान क्या है और तुम्हारा मालिक कौन है? मो हुआ हंसा और बोला, मैं तुम्हें मरने के बाद बताऊंगा, वरना मुझे डर है कि तुम किसी और को बता दोगे। बॉस जियांग के दिल में नफरत जाग उठी। ये बच्चा बिल्कुल उस बूढ़े हाथ की तरह जिसे तेल और नमक से कोई सरोकार नहीं था। उसके मुंह से सब बकवास निकला, कोई संकेत नहीं मिला। लेकिन अब मौत से जूझते हुए उसके पास अपनी सारी ताकत झोंक देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बॉस जियांग की निगाहें ठंडी हो गईं। उसने मन बना लिया। यह बालक मंत्रों में निपुण था, संरचना बनाने में बहुत अच्छा था तथा संरचना बनाने की उसकी तकनीकें गुप्त, चालाक और तीव्र थीं। उस स्थिति में वह उसे केवल निकट सीमा पर ही दबा सकता था। उसे मंत्रों का जाप करने या संरचनाएं स्थापित करने का समय नहीं दे सकता था, अन्यथा वह निश्चित रूप से उसके द्वारा मार डाला जाएगा। छोटे भाई, मैं हार मानता हूं। चलो इस पर बात करते हैं। बॉस जियांग अचानक नर्म पड़ गया। आप। जैसे ही मो हुआ ने बोलना शुरू किया, वह अचानक रुक गया और देखा कि बॉस जियांग एक क्रूर भेड़िए की तरह उस पर हमला कर रहा है। उसकी लंबी तलवार एक चमकदार चाप में घूम रही है और उसका लक्ष्य उसके दिल पर है। मो हुआ गुस्से से बोली, बेशर्म। फिर वह एक कदम पीछे हट गया। उसके चारों ओर पानी की हल्की नीली धारा थी जो उसके शरीर को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जा रही थी। द्वितीय श्रेणी के जल पासिंग स्टेप को निष्पादित करते समय गतिविधियां प्रथम श्रेणी के समान नहीं थीं। सभी क्रियाएं जल धाराओं से घिरी हुई थीं, जिससे अधिक संयमित आगे बढ़ने और पीछे हटने की अनुमति मिलती थी। बॉस जियांग का वार चूक गया और वह एक और नीचे की ओर वार करने के लिए मुड़ा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका इरादा मोहुआ को 2 टुकड़ों में काटने का था। मोहुआ हवा में तैर रहा था। उसका शरीर हल्के से उछल रहा था, जैसे नदी में पानी लौट रहा हो। उछल रहा था और घूम रहा था, फिर से आसानी से हमले से बच रहा था। बॉस जियांग ने भौहें चढ़ाईं। उसके हमले और अधिक आक्रामक हो गए। तलवार क्यूई चारों ओर घूम रही थी, एक के बाद एक वार मोहुआ पर निशाना साध रही थी, जिससे मोहुआ को कोई जादू करने या किसी संरचना पर ध्यान केंद्रित करने का कोई मौका नहीं मिला। मोहुआ ने वास्तव में दबाव महसूस किया। वह केवल अपनी गतिशीलता तकनीक के साथ ही हस्तक्षेप करने में सक्षम था और फिलहाल जवाबी हमला करने में सक्षम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, बॉस जियांग और अधिक भयभीत होता गया। उन्होंने महसूस किया था कि यह गति तकनीक, जो बहते पानी की तरह अनियमित प्रतीत होती है, बहुत अजीब थी। अब करीब से सामना करते हुए और थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद वह मोहुआ के कपड़ों के किनारे को छूने में भी कामयाब नहीं हुआ था और इससे उसे एहसास हुआ। एक परम तकनीक शरीर कौशल। ये किसी महान संप्रदाय या शक्तिशाली कुलों में से एक परम तकनीक शारीरिक कौशल होना चाहिए। अन्यथा केवल गति तकनीक पर निर्भर रहने वाले आध्यात्मिक साधक के लिए इतने लंबे समय तक उसके साथ मुकाबला करना असंभव होगा। ये तो बुरा हुआ। बॉस जियांग पहले से ही घायल था और निकट से दमन करने के लिए एक मजबूत मोर्चा बना रहा था, शीघ्र समाधान की कामना कर रहा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि निकट सीमा का मुकाबला इतना अप्रभावी होगा। यदि यह संघर्ष जारी रहा तो स्थिति भयावह हो जाएगी, या यूं कहें कि यह पहले से ही भयावह था। बॉस जियांग को महसूस हो रहा था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर हो रही है तथा प्रत्येक हमले के साथ उसकी तलवार के वार की गति धीमी होती जा रही है। फिर भी ये परिवर्तन उस छोटे शैतान की गहरी समझ से बच नहीं सका। वह उस छोटे शैतान की आंखों में एक चमक देख सकता था। उसके होठों पर एक मुस्कान थी जो मनमोहक भी थी और बेहद परेशान करने वाली भी।
इसके बाद उन्होंने फिर से फायरबॉल तकनीक का जादू चखा। उसकी गति धीमी हो गई थी, लेकिन छोटा शैतान नहीं। उसने जो जगह छोड़ी थी वह छोटे शैतान के लिए आसानी से बचने के लिए पर्याप्त थी। फिर उसने अपनी उंगलियां एक साथ लाईं, ऊर्जा एकत्र की और फायरबॉल तकनीक बनाई। ये बहुत तेज था। डॉट डॉट डॉट। लगभग एक क्षण में ही वह जादू से प्रकट हो गया और पलक झपकते ही वह सीटी बजाता हुआ उसकी ओर आ गया। बॉस जियांग ने अपने जीवन में इतनी तेज फायरबॉल तकनीक कभी नहीं देखी थी। ये पुनः उसके चेहरे पर निशाना साधकर किया गया था। बॉस जियांग ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, आग के गोले को रोक लिया, लेकिन उसके हाथ बहुत गर्म थे। तीव्र दर्द की लहर उठी और उसका शरीर कुछ कदम लड़खड़ा गया। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो उसने देखा कि मोहुआ पहले ही पीछे हट चुका था और एक बार फिर अपनी उंगलियों को एक साथ लाकर फायरबॉल तकनीक बना रहा था। बॉस जियांग के दिल में निराशा का भाव पैदा हो गया। यह एक बिल्कुल साधारण फायरबॉल तकनीक थी, लेकिन गतिशीलता तकनीक और तीव्र कास्टिंग गति के साथ ऐसा लगता था कि इसमें एक भी दोष नहीं था। उसे कोई अवसर नहीं मिल सका। उसे अचानक एहसास हुआ कि भले ही वह पृथ्वी अग्नि संरचना से घायल न हुआ हो, फिर भी वह अपने ताओवादी कौशल से इस छोटे शैतान को हराने में सक्षम नहीं हो सकता। बॉस जियांग दंग रह गया। मैं वास्तव में इस छोटे शैतान को नहीं हरा सकता। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसे शर्म और गुस्सा दोनों महसूस हुए। एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर और एक छोटे गुट के नेता के रूप में, जो कि खियान राज्य के ताओ कल्टीवेशन वर्ल्ड में 100 से अधिक वर्षों से घूम रहा था, अनगिनत गुप्त और प्रत्यक्ष युद्धों से बच निकला था, वह वास्तव में क्या आप किशोरावस्था में एक बच्चे को संभाल नहीं सकते? बॉस जियांग के ताओवादी दिल में एक दरार दिखाई दी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में ठंडी घृणा के साथ मोहुआ को घूरने लगा। फिर वह पीछे हट गया, जिससे उसके और मोहुआ के बीच की दूरी बढ़ गई। मोहुआ, जो आग का गोला बनाने में व्यस्त था, कुछ आश्चर्यचकित था। इसका अर्थ क्या है? उसने हार मान ली है। यदि वह दूरी बढ़ा देता है तो क्या वह फायरबॉल तकनीक का आसान शिकार नहीं बन जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि आग का गोला उसके चेहरे पर लगने से गलती से उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया हो? मोहुआ ने मन ही मन बुदबुदाया। अचानक वह भी चौंक गया। उसकी निगाहें बॉस जियांग की ओर देखते हुए कठोर हो गईं। अचानक बॉस जियांग ने एक जैद ताबीज निकाला, उसे सक्रिय किया और सुनहरे प्रकाश की एक परत ने उसके शरीर को ढांक लिया, मानो उस पर सोने की परत चढ़ी हो। फिर अपने भंडार से उसने एक और तलवार निकाली। ये तलवार, जो अग्रबाहु जितनी लंबी थी, स्वर्ण आकृतियों से उत्कीर्णित थी, अत्यंत भव्य थी तथा इसकी तलवार क्यों दुर्जय थी। मोहुआ को ये बात समझ में आई और वह थोड़ा सदमे में आ गया। ये बॉस जियांग वास्तव में एक सच्चा तलवार साधक था। इससे पहले जब वह निकट युद्ध में था तो तलवार से हमला करने के लिए उसकी सभी चालें मार्शल आर्ट पर आधारित थीं, और मोहुआ ने सोचा कि वह सिर्फ एक बॉडी कल्टीवेटर था जो तलवार चलाने का नाटक कर रहा था। लेकिन अब मोहुआ को एहसास हुआ कि यह बॉस जियांग वास्तव में एक तलवार साधक था जो तलवार नियंत्रण तकनीक जानता था। बॉस जियांग ने ठंडी हंसी निकाली, फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए उसने सेवक गोल्ड तलवार को सक्रिय कर दिया। सेवक गोल्ड तलवार सुनहरी रोशनी के साथ चमक रही थी और आश्चर्यजनक तलवार क्यों जमा कर रही थी। बॉस जियांग की निगाहें भयंकर हो गईं। यह उनकी तुरुप का इक्का तकनीक थी। यह तलवार चलाने की वह तकनीक भी थी जिसे उन्होंने कभी दूसरों को नहीं बताया। एक बार तलवार हिल गई तो उसे सभी गवाहों को मार डालना होगा ताकि कोई भी जीवित न बचे, अन्यथा उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। वह एक बार कियान लनिंग स्टेट सीमा पर सेवक गोल्ड संप्रदाय का शिष्य था और उसने जो सीखा वह संप्रदाय की संप्रदाय रक्षा तलवार तकनीक, सेवक गोल्ड तलवार नियंत्रण जुए थी। यह तलवार तकनीक उसके द्वारा चुराई गई थी। यदि संप्रदाय को कभी पता चल गया कि उसने संप्रदाय रक्षक तलवार तकनीक सीख ली है और इसका उपयोग साधकों के व्यापार के लिए किया है, तो वह संप्रदाय के लिए कलंक बन जाएगा, उसे शर्मिंदा करेगा। निश्चित रूप से सेवक गोल्ड संप्रदाय द्वारा उसका लगातार पीछा किया जाएगा। वह सेवक गोल्ड संप्रदाय के क्रोध का सामना नहीं कर सका। यही कारण है कि पिछले कई वर्षों से उन्होंने अपनी तलवार का प्रयोग बहुत कम किया। एक बार ऐसा करने के बाद उसे हत्या में इतनी सावधानी बरतनी पड़ी कि कोई भी जीवित न बचे। लेकिन इस जीवन मरण के क्षण में उसे अपने सामने मौजूद लड़के को मारने के लिए अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने होंगे, अन्यथा उसकी संभावनाएं बहुत खराब थीं। बॉस जियांग आगे बढ़ा, मंत्रोच्चार किया और तलवार क्यूई को इकट्ठा किया, जिसकी दुर्जय उपस्थिति तलवार की शक्ति की विशालता को दर्शा रही थी।
लेकिन महान शक्ति का मतलब था ऊर्जा संचय के लिए अधिक समय। मोह हुआ उसे यह अवसर नहीं देगा। उसकी उंगलियों के हल्के से थपथपाने से एक फायरबॉल तकनीक तुरंत उड़ गई, जो सीधे बॉस जियान की छाती में जा लगी। हालांकि बॉस जियान के शरीर पर सुनहरे प्रकाश की चमक ने फायरबॉल तकनीक की कुछ शक्ति को अवशोषित कर लिया था। हालांकि बॉस जियान थोड़ा घायल हो गया था, लेकिन उसकी तलवार क्यूई का संचय जारी रहा। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं और फिर एक और जल कारावास तकनीक का प्रयोग किया। प्रथम श्रेणी की जल कारावास तकनीक केवल एक क्षण के लिए ही आधारशिला निर्माण साधक को बांध सकती है, जिससे उनकी मंत्र प्रक्रिया बाधित हो सकती है। लेकिन इस जल कारावास तकनीक को भी उस सुनहरे प्रकाश ने कम कर दिया। बॉस जियान की तलवार नियंत्रण में कोई बाधा नहीं आई। मो हुआ थोड़ा उलझन में था, फिर उससे याद आया कि बॉस जियांग ने पहले एक जैद तावीज को सक्रिय किया था, जिससे उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा था। इस सुनहरे प्रकाश ने उसे एक धातु शरीर से सुदृढ़ कर दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि यह मंत्रों के बल को कुछ हद तक कम कर देता था और कुछ नियंत्रणों के प्रति प्रतिरक्षित भी करता था, ताकि मंत्र उसकी तकनीकों में बाधा न डाल सकें। इससे उन्हें अपनी ऊर्जा को चार्ज करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली, जिससे इस उल्लेखनीय शक्तिशाली तलवार नियंत्रण तकनीक का उपयोग हुआ। मो हुआ मन ही मन आश्चर्यचकित था। आप इस तरह खेल सकते हैं। द्वितीय श्रेणी के प्रीफेक्चर बॉर्डर से आने के कारण मो हुआ पहली बार ऐसा मंत्र और जैद तावीज प्रभाव देख रहा था। ये बॉस जियांग एक मास्टर था। काय करते, क्या हमें भागना चाहिए? इस गोल्डन बॉडी पर समय बिताओ और फिर उसे मारने के लिए वापस आओ। मो हुआ ने अपने दिल में सोचा। लेकिन क्या वह बच सकता था? मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। वह नहीं जानता था कि तलवार नियंत्रण तकनीक कितनी तेज थी। यदि तलवार क्यूई की गति उसके जल पासिंग स्टेप से अधिक तेज होती, तो वह अनुमान लगाता कि वह इससे बच नहीं पाएगा। तभी मो हुआ को एक दिव्य अनुभूति महसूस हुई जो उससे चिपकी हुई थी, मानो वह उसे किसी स्थान पर बंद करने की कोशिश कर रही हो। दिव्य इंद्रिय ताला। मो हुआ चौंक गया, उसकी अभिव्यक्ति सूक्ष्म हो गई। दूसरी ओर कुछ ही सांसों में बॉस जियांग ने सेवेर गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल जुए की तलवार क्यूई को इकट्ठा करना समाप्त कर दिया था। सेवक गोल्ड तलवार चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, इसकी शक्ति भयानक थी। एक बार ये तलवार म्यान से बाहर आ गई तो फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में कोई भी बर्बाद हो गया। वह बच्चा कोई अपवाद नहीं था। जब तक वह अपनी दिव्य इंद्रिय का इस्तेमाल करके उस बदमाश को पकड़ता, तब तक सोने की तलवार अपने आप दुश्मन को ढूंढ लेती। तलवार की रोशनी आत्माओं का शिकार करती, हजारों झांक का पीछा करते हुए उस घिनौने घृणित बदमाश को पूरी तरह से मिटा देती, जब तक वह अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करके उसे बंद करता रहा। दिव्य भावना से ताला। बॉस जियांग काफी देर तक लॉक्ड रहा, फिर अचानक स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। लॉक नहीं कर पाए। उसके ऊपर हास्यास्पद मूर्खता का भाव छा गया, जिससे बॉस जियांग पूरी तरह सदमे में आ गया। दिव्य भावना, ताला नहीं लगा सकते? क्या बकवास है? क्या यह मजाक है? उसने गौर से देखा और वहां नन्हा महुआ उसके सामने सिर्फ 10 झांक की दूरी पर निश्चल खड़ा था। लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं था। छोटे किसान का कोई पता नहीं चल सका। क्यों? बॉस जियांग ने संक्षेप में सोचा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी दिव्य भावना, क्या उसे कुचल दिया गया था? इस बदमाश ने कुचल दिया। बॉस जियांग का चेहरा भय से भर गया। सरासर बकवास। इस नौसिखिए साधक की दिव्य भावना उस साधक की दिव्य भावना पर कैसे हावी हो सकती है, जो 100 साल से भी ज्यादा समय से फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में साधना कर रहा था? किस आधार पर? विश्वास से परे बॉस जियांग को फिर एक और अधिक गंभीर मुद्दा याद आया। उसके सेवेर गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल ज्यू के साथ क्या किया जाए, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति से चार्ज था। हड़ताल न करने से प्रतिक्रिया होगी, लेकिन प्रहार कैसे करें? यदि दिव्य इंद्रिय लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती तो वह कैसे आगे बढ़ सकता था? तो फिर आंखों से निशाना लगाओ। बॉस जियांग को यह विचार बेतुका लगा। तलवार साधकों को कब से अपनी तलवारों से दुश्मन पर वार करने के लिए अपनी आंखों पर निर्भर रहना पड़ा। संसार में असंख्य घटनाएं हैं, विचित्र और विविध, और मंत्र तो और भी अधिक संख्या में और परिवर्तनशील है। साधक के लिए सबसे कम विश्वसनीय चीज उसकी अपनी आंखें हैं। दिव्य बुद्धि से तलवार को नियंत्रित करना, दृष्टि से शत्रु को खोजना, क्या यह मूर्खता की पराकाष्ठा नहीं होगी? लेकिन अगर वह अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकता, तो वह किस पर भरोसा कर सकता है? दिव्य ज्ञान पर भरोसा करें।
उसकी अपनी दिव्य भावना में कुछ भी नहीं था। फिर किस पर भरोसा किया जाए? बॉस जियांग ने तलवार नियंत्रण के साथ चारों ओर देखा, उसके दिल में उदासीनता महसूस हो रही थी। मोहुआ ने बॉस जियांग को सहानुभूति से देखा। जब बॉस जियांग की नज़र मोहुआ से मिली तो वह और भी क्रोधित हो गया। हालांकि चुन की तलवार क्यूई बहुत लंबे समय से बन रही थी, इसलिए उसके मेरिडियन में थोड़ा दर्द होने लगा, और अगर उसने जल्द ही कार्रवाई नहीं की तो तलवार क्यूई उल्टा असर करेगी और वह निस्संदेह मर जाएगा। बॉस जियांग ने अपने दांत पीस लिए। भूल जाओ, जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा निर्धारित होते हैं, मारना और छोड़ना स्वर्ग द्वारा। यदि दिव्य इंद्रिय से नहीं तो आंखों से। तीर डोरी पर है, इसे भेजा जाना चाहिए। यदि दिव्य ज्ञान उस पर नहीं लग पाता तो वह अपनी आंखों का उपयोग करके देख लेता और इस एक तलवार के वार पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देता। बॉस जियांग का मनोबल बढ़ा क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके सेवक गोल्ड तलवार को चलाया और मोहुआ की वर्तमान स्थिति की ओर तलवार क्यूई की एक धार को एक भयंकर प्रहार के साथ भेजा। लेकिन जिस क्षण उसने ये कदम उठाया, मोहुआ ने पहले ही जल मार्ग से गुजरने का कदम उठा लिया था और बिना किसी निशान के खिसक गया। बॉस जियांग हक्का बक्का खड़ा रहा और असहाय होकर देखता रहा कि कैसे उसकी शक्तिशाली तलवार नियंत्रण की ताकत निगाहों से बंद हो गई। दिशा बदलने या मुड़ने में असमर्थ, एक सुनसान भोजनालय पर हमला किया और उसे दो भागों में विभाजित कर दिया। अल्पविराम। सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल जुए ने एक खाली झोपड़ी को काट दिया। बॉस जियांग का चेहरा राख सा हो गया, पूरी तरह से निराशाजनक। जिस क्षण उसने कार्रवाई की उसे पता चल गया कि वह पहले ही मर चुका है। तभी उसे समझ आया कि श्रीमांतु का मामले को जटिल न बनाने से क्या मतलब था। मामलों को जटिल न बनाएं ताकि परेशानियों का सामना न करना पड़े, और इसलिए कि ऐसे षड्यंत्रकारी दुष्ट छोटे राक्षस से न टकराएं जिसके पास अद्भुत संरचना कौशल है, जिसकी दिव्य इंद्रियों को पकड़ना भी बहुत भयानक है। अपनी तलवारबाजी की कला में सारी ताकत खर्च कर देने के बाद बॉस जियांग को पता चल गया कि अब उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो चुकी है और उसकी मृत्यु निश्चित है। और मोहुआ ने अपनी आदत के अनुसार उसे जरा भी मौका नहीं दिया, न ही कोई दया दिखाए, और तब तक लगातार फायरबॉल तकनीक का प्रयोग किया जब तक कि कमजोर बॉस जियांग खत्म नहीं हो गया। इसके साथ ही मानव तस्करों का पूरा समूह नष्ट हो गया। आसपास का वातावरण पूरी तरह से अस्त व्यस्त, जला हुआ और काला पड़ा हुआ था। फूस की झोपड़ी तलवार के नियंत्रण से नष्ट हो गई थी तथा घास के टुकड़े हर जगह बिखरे पड़े थे। मोहुआ ने स्वयं को सिर हिलाया और निर्णय लिया कि अब वहां से खिसकने का समय आ गया है। बॉस जियांग और मोटे दुकानदार के बीच हुई बातचीत के आधार पर अन्य साथियों के 1 घंटे में आने की उम्मीद थी। यदि वह उनसे टकरा जाए तो स्थिति खराब हो सकती है। हालांकि अभी भी थोड़ा समय था और मोहुआ को कुछ सफाई करनी थी। सबसे पहले उससे संरचना के निशानों को आंशिक रूप से मिटाना था, और भले ही वह उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता था, उसे सबूतों को भ्रमित करना था, दिव्य चेतना नियंत्रण स्याही और रचना में जमीन खींचने की तकनीकों को स्पष्ट करना था। सभी फॉर्मेशन मास्टर्स फॉर्मेशन बनाने के लिए जमीन को माध्यम के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे सुराग पीछे नहीं छोड़े जाने चाहिए। मंत्रों के निशान वास्तव में कोई मायने नहीं रखते थे। द्वितीय श्रेणी फायरबॉल तकनीक एक सामान्य कौशल था। जब तक किसी के पास फायर श्रृंखला आध्यात्मिक मूल था, कोई भी इसे सीख सकता था और इसका उपयोग कर सकता था। किसी को भी ज्यादा संदेह नहीं होगा। बेशक मुख्य कारण ये था कि आग के गोले के निशान बहुत स्पष्ट थे। लगभग 10 तस्करों को या तो मोहुआ के आग के गोले ने खत्म कर दिया था या फिर उन पर तब तक हमला किया गया था जब तक कि वे घावों से छलनी नहीं हो गए थे। भले ही मोहुआ इसे छुपाना चाहता था, लेकिन इसे छिपाना असंभव था। बाकी सब कुछ जांचने के बाद मोहुआ ने सुनिश्चित किया कि कोई अन्य निशान नहीं बचा है। फिर उसने उनके भंडारण बैगों को खंगालना शुरू कर दिया। एक घोड़ा रात में भोजन किए बिना मोटा नहीं हो सकता, और एक व्यक्ति अप्रत्याशित धन प्राप्त किए बिना अमीर नहीं बन सकता। किसी दूसरे के स्टोरेज बैग को यूं ही देखना गलत है। मोहुआ एक मामूली किसान था और डकैती और हत्या में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन ये तस्कर अच्छे लोग नहीं थे, और ये मोटी भेड़ें थीं जो खुद उसके दरवाजे पर पहुंची थीं। कोई बड़ी चीज न लेना शर्मनाक होगा। इसके अलावा उन्हें मारने के लिए उसने द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक स्याही और 100 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन बर्बाद कर दिए थे। ये खर्च उनकी जेब से वसूला जाना था। एक छोटे साधक के रूप में आत्मा पत्थर अर्जित करना आसान नहीं था। यह अमीर बनने के बारे में नहीं है, ये तो बस बराबरी पर आने के बारे में है।
मुहुआ ने स्वयं को सिर हिलाया और फिर तस्करों के भंडारण बैगों को उत्सुकता से खोजना शुरू कर दिया। इन थैलियों के अंदर सब कुछ था, हत्या के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आध्यात्मिक कलाकृतियां, भयावह रून और कुछ सामान्य गोलियां, साथ ही कुछ अश्लील गोलियां जिनके इच्छित उपयोग के बारे में पता नहीं था। मुहुआ मूलतः सब कुछ ले लेना चाहता था, लेकिन इस पर विचार करने के बाद वह हिचकिचाया। इनमें से अधिकतर संभवतः चोरी का सामान है और यदि ऐसा नहीं भी है तो भी वे अधिकतर गंदे हैं। यदि वह उन्हें ले जाता तो क्या वह कोई निशान छोड़ पाता? क्या अन्य लोग उसका पता लगाने, जांच करने या यहां तक कि उसे ढूंढने के लिए, सुराग खोजने के लिए मानचित्र का उपयोग कर सकते हैं? और इसके अलावा यदि वे वास्तव में चोरी की वस्तुएं थीं, तो उनका उसके लिए क्या उपयोग होगा? चुराई गई अधिकांश वस्तुएं सेकंड हैंड थीं और कियान लनिंग स्टेट सीमा पर पहुंचने के बाद उन्हें उतारना कठिन होगा। यदि वह टोंगक्सियन शहर में होता तो दरबारी नेता झो और एल्डर यू के समर्थन के साथ, भले ही बेचा न गया हो, मॉन्स्टर हंटर्स उन्हें अपने रैंकों में प्रसारित कर सकते थे। हालांकि कियान राज्य में, जहां वह अपरिचित था, यह एक अलग कहानी थी। छोटे छोटे लाभों के लालच से बड़ी हानि हो सकती है। एक परिपक्व साधक के रूप में मुझे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखना होगा। मुहुआ ने मन ही मन सोचा और आध्यात्मिक कलाकृतियों, गोलियों और रूनों को जेब में रखने के बजाय उनके भंडारण बैग में ही छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन स्पिरिट स्टोन्स अलग थे। आत्मा पत्थर साफ थे। ये किसान ही गंदे हैं। आगामी स्कूल सत्र के लिए उसे बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होगी। मुहुआ ने तस्करों के स्पिरिट स्टोन्स को अपने स्टोरेज बैग में रख लिया, लेकिन फिर वह हिचकिचाया। यह अभी भी विवेकपूर्ण नहीं था। आध्यात्मिक कलाकृतियां, रून और गोलियां पीछे छोड़ देना, लेकिन सभी आत्मा पत्थरों को ले जाना संदिग्ध लग रहा था। क्या इससे ये संकेत मिलता है कि जिस किसान ने इन तस्करों को मार डाला वह एक छोटा धन लोलुप था? अभी भी थोड़ा जोखिम है। वह उन्हें अछूता नहीं छोड़ सकता था, लेकिन वह सब कुछ भी नहीं ले सकता था। मुहुआ ने भौहें चढ़ाईं, एक पल सोचा और अंत में भारी मन से आत्मा पत्थरों का आधा हिस्सा छोड़ दिया। आत्मा पत्थरों का केवल आधा हिस्सा लेना सबसे सतर्क दृष्टिकोण था, लेकिन चूंकि ये सभी तस्कर नींव निर्माण साधक थे और जीवन मरण के व्यापार में लगे हुए थे, इसलिए उनके पास काफी मात्रा में आत्मा रत्न थे। केवल आधे लेकर भी मुहुआ लगभग 5000 आत्मा रत्न इकट्ठा करने में कामयाब रहा। 5000 आत्मा पत्थर कोई छोटी रकम नहीं थी। मुहुआ को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। अंततः बॉस जियान के स्टोरेज बैग की जांच करने का समय आ गया। मुहुआ की आंखें चमक उठीं। उसने बॉस जियान के भंडारण बैग को उलट पलट कर देखा, जिसमें 3 स्पिरिट तलवारें, गोलियों की 5 बोतलें, कई गुप्त मैनुअल और 2 जेड स्लिप्स मिली। आत्मा तलवारें। हालांकि मुहुआ उनके लिए लालची था, फिर भी वह उन्हें अपने पास नहीं रख सका। उन्हें अपने पास रखना उसके लिए मुसीबत बन जाता। उसे गोलियों की भी कोई जरूरत नहीं थी। गुप्त मैनुअल के संबंध में मुहुआ ने उन्हें पलटा और पाया कि वे शारीरिक शोधन और ताओवादी कौशल थे, जिनका वह उपयोग नहीं कर सकता था और इसी तरह वह उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता था। मुहुआ को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन आश्चर्य भी हुआ। तलवार नियंत्रण तकनीक के बारे में क्या? बॉस जियांग ने जिसका उपयोग किया था, जिसका नाम अज्ञात था, लेकिन जब इसका उपयोग किया गया तो ये शक्तिशाली था और सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था, जिसने फूस की झोपड़ी को 2 भागों में विभाजित कर दिया। वह तलवार नियंत्रण तकनीक कहाँ थी? वह वास्तव में इसे सीखना नहीं चाहता था। कुछ तलवार तकनीकों के लिए विशिष्ट साधना तकनीकों के साथ साथ गहन तलवारबाजी और महंगी आत्मिक तलवारों की आवश्यकता होती है, जो अपनी पूर्ण विनाशकारी शक्ति का उपयोग करने के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करती हैं। भले ही मुहुआ को यह तकनीक आ गई हो, लेकिन वह इसे सीखने में सक्षम नहीं हो सकता। आत्मा तलवार खरीदने की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन इसका अध्ययन न करने का अर्थ यह नहीं था कि वह इस पर शोध नहीं कर सकते थे। स्वयं को और शत्रु को जानना, तलवार नियंत्रण के सिद्धांतों और मंत्र बिंदु का अध्ययन करना लाभदायक हो सकता है। यदि भविष्य में उसका सामना किसी अन्य तलवार साधक से हुआ तो वह तैयार रहेगा। मुहुआ ने फिर से खोज की और अंततः 2 जेड स्लिप्स पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों जेड स्लिप्स सीलबंद थीं, दिव्य संवेदना के प्रति अभेद्य, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अंदर की सामग्री अत्यंत कीमती थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसके अंदर तलवार नियंत्रण तकनीक छिपी है। बैकवोट लेना या न लेना? मुहुआ कुछ उलझन में था। कुछ देर तक विचार करने के बाद उसने चुपके से दोनों जेड स्लिप्स को अपनी जेब में डालने का निर्णय लिया।
आध्यात्मिक कलाकृतियों और गोलियों के विपरीत ऐसी वस्तुएं सामान्य थीं और उनमें आमतौर पर रहस्य और मंत्र बिंदु शामिल होते थे जिनकी कोई जांच नहीं करता था। एक कल्टीवेटर के स्टोरेज बैग में जेड स्लिप्स का होना सामान्य बात थी और उनका न होना कोई अजीब बात नहीं थी। यदि वह उन्हें दूसरों को दिखाए बिना ले लेता तो कोई समस्या नहीं होती। अपने स्वामी द्वारा दी गई स्टोरेज रिंग में 2 जेड स्लिप्स को छिपाना, जो उनकी आभा को भी अलग कर सकता था, बहुत सुरक्षित था। इसके अलावा मुहुआ वास्तव में जानना चाहता था कि क्या गोल्डन फ्लैश नामक तलवार नियंत्रण मंत्र इन 2 जेड स्लिप्स के भीतर छिपा हुआ था। अपना मन बनाकर मुहुआ ने अपना हाथ थोड़ा सा हिलाया और दोनों जेड स्लिप्स को स्टोरेज रिंग में एकत्र कर लिया गया। फिर उसने विभिन्न विविध वस्तुओं को व्यवस्थित किया, उन्हें बॉस जियांग के स्टोरेज बैग में वापस रख दिया और हर चीज को उसके मूल स्थान पर बहाल करते हुए उसने स्टोरेज बैग को वापस बॉस जियांग के आलिंगन में ठूंस दिया। मुहुआ ने स्टोरेज बैग को युद्ध क्षतिग्रस्त संस्करण जैसा दिखाने के लिए फायरबॉल तकनीक का भी प्रयोग किया। इन सभी क्रियाओं को पूरा करने के बाद मुहुआ ने ताली बजाए, सिर हिलाया और पूरी तरह से संतुष्ट महसूस किया। बुरे आदमी को मार दिया गया, आत्मा पत्थर अर्जित किए गए। इसके अलावा उन्होंने 2 जेड स्लिप भी प्राप्त की जिनकी सामग्री अज्ञात है। अब समय है खिसक जाने का। मुहुआ ने एक बार फिर जांच की, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई चूक तो नहीं हुई है, फिर अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त किया तथा एक दर्शक के नजरिए से दृश्य का निरीक्षण किया। उन्होंने पुष्टि की कि इन 10 से अधिक लोगों की मौत से उनका कोई लेना देना नहीं है, न ही ये किसी को उनके साथ जोड़ने के लिए प्रेरित कर सका। तभी मुहुआ को सहजता महसूस हुई और कृतज्ञता की भावना उभरी। चाचा झांग लैन को धन्यवाद। ये ताओवादी दरबारी अधिकारी अंकल झांग लैन थे जिन्होंने मुझे नहीं सिखाया। नहीं, उन्होंने मुझे सिखाया कि अपने पदचिह्न कैसे छिपाएं। मैंने अंकल झांग लैन की शिक्षाओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। मुहुआ ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपनी दिव्य इंद्रिय वापस ले ली और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह जाने लगा, वह अचानक हिचकिचाया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कुछ अनदेखा कर दिया हो। मुहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और यात्रा के हर छोटे विवरण को ध्यान से याद किया और अधिक उलझन में पड़ गया और उसे अचानक याद आया कि किसानों का ये समूह एक गाड़ी को धकेल रहा था जिस पर कई भंडारण बक्से थे। वे भंडारण संदूक कहाँ थे? मुहुआ की निगाहें एकाग्र हो गईं और अपनी दिव्य इंद्रिय के एक झटके के साथ उसने आश्चर्यचकित होकर एक ध्वनि निकाली। उसकी दिव्य इंद्रिय उन्हें पहचान नहीं सकी। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरी दिव्य इंद्रिय उन्हें नहीं पहचान सकती, लेकिन इन संदूकों की आभा को छिपा दिया गया है जिससे उन्हें दिव्य इंद्रिय द्वारा पहचानना बहुत कठिन हो गया है। वहां एक समस्या। मुहुआ की आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। उन्होंने अपनी दिव्य अनुभूति को उसकी सीमा तक विस्तारित किया, यहाँ तक कि आध्यात्मिक शक्ति के निशानों का पता लगाने के लिए अपने गुरु द्वारा सिखाई गई गणना पद्धति का भी प्रयोग किया। अंततः थोड़ी देर बाद मुहुआ की दिव्य इंद्रिय जागृत हुई और उसने भंडारण संदूकों का पता लगा लिया। भंडारण संदूक अभी भी भोजनालय के अंदर ही थे। बॉस जियांग ने उन्हें एक कोने में रख दिया था, इसलिए जब पृथ्वी अग्नि संरचना में विस्फोट हुआ तो वे प्रभावित नहीं हुए, और बाद में जब भोजनालय को तलवार क्यूई द्वारा विभाजित किया गया तो छप्पर और बीम बिखर गए, जिससे ये कुछ भंडारण बक्से ढक गए। मुहुआ ने पहले तो उन पर ध्यान नहीं दिया था। भोजनालय के एक कोने से मुहुआ ने बड़ी मुश्किल से भंडारण बक्से को बाहर निकाला। बॉस जियांग द्वारा पूरे रास्ते ले जाए जा रहे और विशेष साधनों से छिपाए गए ये संदूक मुहुआ की नज़र से लगभग बच गए थे। निश्चित रूप से यह एक बड़ा मुद्दा था। इन संदूकों के अंदर वास्तव में क्या है? क्या ये बॉस जियांग और उसके समूह की वास्तविक पारिवारिक संपत्ति हो सकती है? मुहुआ उत्साहित हो गया। संदूक बंद थे और उन पर संरचनाएं खुदी हुई थीं, लेकिन वे कठिन नहीं थे, विशेषकर मुहुआ के लिए। अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त करते हुए मुहुआ ने पुष्टि की कि भंडारण संदूक में छिपे हुए हथियारों जैसे कोई जाल नहीं थे, इससे पहले कि वह सावधानीपूर्वक संरचना पैटर्न को तोड़ता और संदूक खोलता। जैसे ही भंडारण संदूक खुला, मुहुआ ने अंदर देखा और अचानक ठिठक गई। खाली, अंदर कुछ भी नहीं था। क्या चल रहा है? मुहुआ ने भौहें चढ़ाईं। उसकी उंगली ने एक स्थान को छुआ जिससे एक पैटर्न प्रकट हुआ जब उसने एक और भंडारण संदूक खोला, लेकिन अंदर भी खालीपन था। मुहुआ ने फिर अपनी नज़र तीसरे भंडारण संदूक की ओर डाली, लेकिन जैसे ही वह फॉर्मेशन पैटर्न को तोड़ने वाला था, मुहुआ हिचकिचाया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी। यह कोई भंडारण संदूक नहीं है।
यद्यपि यह बिल्कुल वैसा ही दिखता था, लेकिन इसकी सामग्री और संरचना पूरी तरह से अलग थी। यह एक साधारण सी छाती थी जो एक संरचना द्वारा अलग रखी गई थी। मोहुआ की आंखें हल्की चमक उठीं। स्टोरेज बैग की तरह स्टोरेज चेस्ट में शून्य शक्ति होती है जो सिद्धांत रूप में गहन होती है, लेकिन बहुत ही प्रारंभिक तरीके से प्रयोग की जाती है, जो अपने स्वयं के स्थान से कई गुना अधिक स्थान रखने में सक्षम होती है। लेकिन इस तरह के स्थान को एक जीवित आत्मा द्वारा प्रतिकर्षित किया जाता है। भंडारण संदूकों में लोगों या किसी अन्य जीवित वस्तु को नहीं रखा जा सकता। रास्ते में बॉस जियांग द्वारा की गई सभी अजीब टिप्पणियां मोहुआ के दिमाग में फिर से उभर आईं। जटिलताएं, चाहे एक हो या दो, दोनों ही बिक्री के लिए हैं। उनके साथ उस बदमाश को भी बेच दो। प्रारंभ में मोहुआ ने सोचा कि वे पहले ही अन्य किसानों की तस्करी कर चुके हैं और उसे केवल अवसर पाकर अपने साथ ले जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में तस्करी करके लाए गए किसानों का कोई निशान नहीं मिला, और उनका सामान भंडारण संदूक था जिसमें जीवित लोगों को नहीं रखा जा सकता था। इसलिए मोहुआ को संदेह नहीं हुआ। उन्होंने ये भी मान लिया था कि बॉस जियांग का समूह माल प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार था। अन्य कृषक तस्करी करते थे, वे परिवहन और स्थानांतरण का काम संभालते थे। उन्हें अभी तक अपनी यात्रा के लिए सामान नहीं मिला था, लेकिन अब उनके सामान में एक संदूक भी शामिल था जो भंडारण संदूक नहीं था, और इसे विशेष रूप से दूसरों को धोखा देने और उनका ध्यान भटकाने के लिए मिश्रित किया गया था। क्या यह हो सकता है कि इस संदूक में जो कुछ था? मोहुआ का दिल धड़क उठा। उन्होंने संदूक की अधिक बारीकी से जांच की और पाया कि उस पर द्वितीय श्रेणी की संरचनाएं उत्कीर्ण थीं, न कि केवल एक सेट। छाती को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए रक्षात्मक संरचनाएं थीं, झांकने से रोकने के लिए छिपाव संरचनाएं, और संदूक को सील करने के लिए ताले जैसी संरचनाएं, ताकि उसे खोला न जा सके। बहुत पेशेवर। क्या ये बॉक्स विशेष रूप से किसानों के अपहरण के लिए बनाया गया है? इतने व्यापक प्रयासों के बाद आखिर वे किसका अपहरण कर रहे हैं? मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं और आह भरी। ... क्या उपद्रव मचा रखा है? अब मैं क्या करूं? बक्से के अंदर एक जीवित कल्टीवेटर हो सकता है जिसका अपहरण कर लिया गया है। बॉक्स पर एक फॉर्मेशन सील किया गया है। ये सूत्र दूसरे दर्जे के हैं और हालांकि ये हल करने लायक लगते हैं, मेरा अनुमान है कि इसमें कुछ समय लगेगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या पर्याप्त। अगर मैं इसे हल नहीं करता, अपहृत कल्टीवेटर बक्से के अंदर बंद रहेगा। बक्सा भारी और देखने में बड़ा है, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। यदि इसे नजरअंदाज किया गया तो 1 घंटे से भी कम समय में तस्करों का एक और समूह आएगा और बक्सा ले जाएगा। अगर वे सिर्फ फिरौती मांग रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं, कर्ज चुकाने से मुसीबत टल सकती है। लेकिन अगर इसे कुछ दुष्ट साधकों या दानव साधकों को बेच दिया जाए, एक गोली में बदल दिया जाए, दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाए, दुष्ट कौशल का अभ्यास करने या दुष्ट कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए, बच्चे के माता पिता और रिश्तेदार अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाएंगे। उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि उनका बच्चा जीवित रहेगा या मर जाएगा। वह धुंधली आशा, पीड़ा और निराशा में रह जाएगा। मोहुआ का दिल नर्म पड़ गया। छोड़ो इससे, चलो एक बार कोशिश करते हैं। अगर मैं 2, नहीं 3/4 घंटे के अंदर इसे हल कर पाया तो मैं इस बच्चे को बचा लूंगा। अगर नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मोहुआ ने अपनी दिव्य अनुभूति को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान में बैठना शुरू किया, फिर बॉक्स पर संरचनाओं को सुझाने पर ध्यान केंद्रित किया। बॉक्स पर संरचनाओं के 4 सेट थे। इनमें से 3 सेट 5 तत्व संरचना के थे जिनसे मोहुआ परिचित था। हालांकि जो उन्हें पता था वे प्रथम श्रेणी के थे, जबकि बॉक्स पर लिखी किताबें द्वितीय श्रेणी की थीं। लेकिन वे सभी 13 पैटर्न के अंतर्गत थे, जो अभी भी अपेक्षाकृत सरल था। अनुमान, निष्कर्ष और गणना करके मोहुआ ने मात्र 1/4 घंटे में इन 3 संरचनाओं के सेट को हल करने में कामयाबी हासिल की। मोहुआ ने स्वीकार किया कि इसमें भाग्य का भी हाथ था, लेकिन भाग्य भी एक फॉर्मेशन मास्टर की ताकत का हिस्सा है। अब केवल अंतिम संरचना ही शेष रह गई है। संरचना की जांच करने के बाद मोहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह एक प्रकार का गठन है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पैटर्न की दिशा और संरचना की धुरी के आधार पर वह केवल अनुमान लगा सकता था कि यह एक विशेष प्रकार की लॉकिंग संरचना थी। लेकिन ये किस प्रकार का संगठन था या ये किस प्रणाली के अंतर्गत आता था, मोहुआ को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मोहुआ ने अपना सिर खुजलाया। क्या करें? चावल के बिना सबसे चतुर गृहिणी भी भोजन नहीं बना सकती।
इस प्रकार के गठन की कोई समझ न होने, पैटर्न, धुरी या सिद्धांतों को न जानने के कारण वह इसे कैसे हल कर सकता था। मुहुआ चिंतित हो गया, लेकिन उसने शांत होने की पूरी कोशिश की और कदम दर कदम सोचने लगा। किसी फॉर्मेशन को हल करने में सक्षम होने के लिए पहले ये जानना होगा कि फॉर्मेशन कैसे बनाया जाता है। एक संरचना बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास संरचना आरेख होना चाहिए। गठन आरेख। गणना। मुहुआ दंग रह गया। एक संरचना के आत्मा निशान से विशिष्ट पैटर्न का अनुमान लगाना दिव्य भावना गणना पद्धति थी जो उसके गुरु ने उसे सिखाई थी, जो भी था स्वर्गीय गुप्त गणना का आधार। अब जहां तक लॉकिंग संरचना के आत्मा निशानों का सवाल है, उसकी दिव्य इंद्रिय उन्हें अनुभव कर सकती है। इसलिए अगला, क्या मुझे पहले इस संरचना के पैटर्न का पता लगाना चाहिए? अब पैटर्न सीखें, अब फॉर्मेशन हल करें। मुहुआ ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या यह संभव भी है? उसने फिर से अपने सामने रखे बक्से की ओर देखा और उस छोटे से किसान के बारे में सोचा जिसका भाग्य अज्ञात था। उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। मुहुआ असहाय महसूस कर रहा था। चलो एक कोशिश करके देखते हैं। मुहुआ पालथी मारकर बैठ गया, अपने मन को एकाग्र किया और स्वर्गीय गुप्त गणना की गणना पद्धति का उपयोग करके आत्मा के निशानों के आधार पर लॉकिंग संरचना के पैटर्न का पता लगाना शुरू कर दिया। पहले तो ये कुछ अनाड़ी सा लगा, क्योंकि सभी निकाले गए पैटर्न अपरिचित थे। मुहुआ ने पैटर्न के बाहरी रूप को नजरअंदाज करके आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्निहित नियमों को गहराई से समझने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे पैटर्न उसकी नजरों में जाने पहचाने और जीवंत लगने लगे। ये रेखाएं अब अजीब चिन्ह नहीं लगती थीं, बल्कि महान दाओ आंदोलन के अवशेष लगती थीं। ये बात 5 तत्व निर्माण विधियों के लिए सत्य थी, परम गठन के लिए सत्य, और संभवतः ये सभी श्रेणियों के संरचनाओं के लिए सत्य है। मुहुआ को एक रहस्योद्घाटन हुआ, लेकिन उसकी दिव्य इंद्रिय तेजी से काम करती रही और पैटर्न धीरे धीरे उसकी चेतना के सागर में मूर्त रूप लेते रहे। बैकवोट। लेकिन फिर भी ये पर्याप्त तेज नहीं था। मुझे तेजी से गणना करने की जरूरत है। मुहुआ ने भौहें चढ़ाईं और फिर अचानक उसे एक विचार आया। अगर वह स्वर्गीय गुप्त गणना को बढ़ाने के लिए स्वर्गीय गुप्त ट्री की गणना का इस्तेमाल करे, अपनी दिव्य इंद्रियों को विभाजित करके एक साथ गणना करे, तो क्या ये तेज होगा? मुहुआ ने कुछ देर तक सोचा, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसके पास संकोच करने का समय नहीं था। उसे बस कोशिश करनी होगी। अपने चाचा की स्वर्गीय गुप्त ट्री की गणना का उपयोग करके अपने स्वामी की स्वर्गीय गुप्त गणना को मजबूत करना। मुहुआ की पुतलियां काली पड़ गईं, उसकी दिव्य इंद्रियां धुंधली पड़ गईं। वह एक ताओवादी वस्त्र में लिपटा हुआ था। गुई ताओ के प्रभाव में उसने अज्ञात लॉक संरचना के निर्माण पैटर्न का पता लगाने के लिए स्वर्गीय गुप्त गणना के मंत्र बिंदु का उपयोग किया। लेकिन जैसे ही उसने गणना शुरू की, उसकी चेतना का सागर दर्द से धड़कने लगा। ऐसा लगता था मानो दोनों विधियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हों, दांतेदार किनारे बना रही हों, आगे पीछे आरी चला रही हों, उसकी दिव्य इंद्रिय को टुकड़े टुकड़े करके काट रही हों और फाड़ रही हों। सौभाग्य से मुहुआ की दिव्य चेतना में एक परिवर्तन आया, जो पारे की तरह संघनित हो गया। दोनों गणना विधियों के प्रतिकर्षण और उसके दिव्य विचार के विखंडन के बावजूद उसकी आत्मा अक्षुण्ण रही और उसका मूल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। इस तरह का तीव्र दर्द मुहुआ अभी भी सहन कर सकता था। इसकी तुलना में जिस गति से फॉर्मेशन पैटर्न का अनुमान लगाया जा रहा था, वह पहले की तुलना में बहुत अधिक तेज हो गई थी। मुहुआ बहुत खुश हुआ और धीरे धीरे उसकी दिव्य इंद्रिय का दर्द कम होने लगा। 1 घंटे बाद मुहुआ ने अंततः इस अपरिचित संरचना के संपूर्ण संरचना पैटर्न का पता लगा लिया। लेकिन उनकी दिव्य इंद्रिय लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। उसकी चेतना के सागर में अभी भी दर्द बना हुआ था। जबकि स्वर्गीय गुप्त ट्री की गणना उपयोगी थी, इसके लिए आवश्यक दिव्य ज्ञान की खपत अभी भी बहुत अधिक थी। इस समय मुहुआ इस पर विचार करने में असमर्थ था। उसे जल्दी से फॉर्मेशन तोड़ना था। मुहुआ ने स्वर्गीय गुप्त पेचीदा गणना रद्द कर दी। उसकी आंखों के नीचे की पेचीदा परछाइयां धीरे धीरे कम हो गईं और उसकी दिव्य इंद्रिय पर चढ़ा ताओवादी वस्त्र भी फीका पड़ गया। लेकिन जैसे ही ताओवादी वस्त्र नष्ट हुआ, उसके भूतिया प्रतिरूप पर क्षणिक दरारें उभर आईं, जैसे कि दाओ कानून को तोड़ दिया गया हो। हालांकि मुहुआ, जो गहरी सोच में डूबा हुआ था, उसने इन विभाजनों पर ध्यान नहीं दिया। उसका सारा ध्यान उसके सामने स्थित संरचना पर केंद्रित था। उसके सामने द्वितीय श्रेणी का 13 पट्टियां था, जो कि फॉर्मेशन की एक अज्ञात श्रेणी थी। ये फॉर्मेशन विधियों के लिए एक नए दरवाजे की तरह था। ये संरचना वास्तव में गहन और जटिल है।
मुंह हुआ ने आह भरी और फिर अपने विचारों को एक तरफ रख दिया। अब उसे एक संरचना को तोड़ना था, लेकिन वास्तव में वह इसे भी नहीं तोड़ सका। भले ही वह फॉर्मेशन पैटर्न को जानता था, लेकिन वह उन्हें कम समय में नहीं सीख सकता था। उन्हें तोड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसे जो करना था वह अभी भी एक अनुमान था। मुंह हुआ को फॉर्मेशन तोड़ने का समृद्ध अनुभव था और पिछले अनुभवों के आधार पर सभी फॉर्मेशन तोड़ने के लिए फॉर्मेशन विधियों के अत्यंत गहन ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। कभी कभी अनुमान लगाना काम कर सकता है, लेकिन यह एक शिक्षित अनुमान होना चाहिए, गठन सिद्धांत पर आधारित। यह कोई बेतुका अनुमान नहीं है। मुंह हुआ ने संपूर्ण लॉक फॉर्मेशन को लिया, उसे तोड़ा तथा फॉर्मेशन पैटर्न को अलग अलग देखा तथा अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हुए प्रतिकर्षक फॉर्मेशन पैटर्न को वर्गीकृत किया। फिर उन्होंने जमीन पर कुछ मोटे रेखाचित्र बनाए और उनका परीक्षण किया। कुछ अनुमान सही थे, कुछ गलत। उन्होंने सही अनुमानों को बरकरार रखा और गलत अनुमानों को पुनः आजमाया। कई प्रयासों के बाद उन्होंने रचनात्मक और विनाशकारी संबंधों वाले कई गठन पैटर्नों को पहचाना। कुछ ऐसे निर्माण पैटर्न भी थे जिनके लिए मुंह हुआ रचनात्मक और विनाशकारी संबंध नहीं खोज सका। ये बहुत संभव है कि उनके संगत रचनात्मक और विनाशकारी संरचना पैटर्न को इस संरचना में शामिल नहीं किया गया हो, लेकिन इतना काफी था। मुंह हुआ ने समय का अनुमान लगाया और अनुमान लगाया कि अभी केवल 1/4 घंटा ही बचा है और उसके पास इसका गहन और सटीक अध्ययन करने का समय नहीं है। मुंह हुआ ने सबसे पहले फॉर्मेशन पैटर्न तोड़ा। उन्होंने उन सभी संरचना पैटर्नों को उजागर किया जिनमें रचनात्मक और विनाशकारी संबंध थे। लॉक फॉर्मेशन थोड़ा मंद हो गया, लेकिन अक्षम नहीं हुआ। मुंह हुआ ने फिर फॉर्मेशन पिवट को देखा और अंतर्ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर इसे थोड़ा समायोजित किया। फॉर्मेशन आई के आधार पर उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति परिसंचरण में से कुछ को उलट दिया, फिर वे फॉर्मेशन पैटर्न के साथ छेड़छाड़ करने के लिए वापस मुड़े। कई बार ऐसा करने के बाद मुंह हुआ गठन विधियों के लिए अपने असाधारण अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हुए गलती से और कुछ हद तक अनाड़ीपन से विशेष लॉक गठन को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा। बॉक्स पर संरचना पूरी तरह से मंद हो गई। बक्सा अब बंद नहीं था। मुंह हुआ ने तुरंत बॉक्स खोला। बॉक्स के अंदर वास्तव में एक छोटी सी आकृति थी, मुंह हुआ से बहुत छोटा। एक छोटा लड़का, शायद केवल 4 या 5 साल का, साफ सुथरा नाजुक चेहरे वाला, साधारण लेकिन शानदार ब्रोकेड के कपड़े पहने हुए। शायद बक्सा खुलने की आवाज या पहले हुई लड़ाई की आवाजों ने उसे जगा दिया था। बच्चे ने पानी भरी आंखों से मुंह हुआ को कुछ डर से देखा।